हाँ जी, वेलकम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ वो है ईडियम्स एंड फ्रेजेस। जो ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं किसी भी एग्ज़ाम के अंदर जिसके अंदर इंग्लिश आती है, जैसे कि एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स, बैंक के एग्ज़ाम्स, यूपीएससी के अंदर सीडीएस, एएफकेट, जिस भी एग्ज़ाम के अंदर इंग्लिश आती है ना, उसके अंदर उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर ईडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर ये जो यहाँ पर चीज़ लिखी हुई है ये ऐसे ही नहीं लिखी हुई, ये मेरी पर्सनल गारंटी है एंड नो वन कैन चैलेंज दिस कि इस वीडियो के अंदर आपको ईडियम्स एंड फ्रेजेस जिस तरीके से कराए जाएंगे वो अगर आप एक बार देख लोगे तो आपको ज़िंदगी भर याद रहेंगे, और अगर दो बार देख लोगे तो उन ईडियम फ्रेजेस में से आपके एग्ज़ाम के अंदर कभी भी मार्क्स कट ही नहीं सकता। इस तरीके से आपको याद हो जाएंगे। तो मैं भूतेश आपका वेलकम करता हूँ इस चैनल के ऊपर। तो वैसे तो जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ इस चैनल के ऊपर जुड़े हुए हैं उनको मेरे बारे में पता होएगा, लेकिन ये एग्ज़ाम्स मैंने इन ईयर्स में क्वालिफाई किए हैं और ये उनके रोल नंबर्स हैं। जो मेरे को नहीं जानता उसके लिए। और ये जो ईडियम एंड फ्रेजेस हैं ये पहले भी मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स ने देख रखे होंगे, लेकिन इसको और ज़्यादा लोगों तक फैलाने के लिए या फिर कई ऐसे और भी सब्सक्राइबर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये नहीं देखे हैं, उनके लिए इस एक वीडियो के अंदर मैं आपको ये प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और एक बार आप इसको देखने लग गए, थोड़ा सा भी आपका इंटरेस्ट है पढ़ने के अंदर, तो ये मेरी गारंटी है कि आप बीच में छोड़कर जा ही नहीं सकते। तो भाई ईयरफोन लेकर आराम से एक एकांत का कोना ढूंढ लीजिएगा। ईडियम्स एंड फ्रेजेस एक मूवी की तरह आप देखने वाले हो। वंस इन ए ब्लू मून। देखिए क्या होता है कि ये जो मून है, मून का साइज है ना, ऐसे बढ़ता और घटता रहता है। ऐसे विद टाइम मून का साइज ऐसे घटता रहता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, जिस दिन मून पूरा हो उसको क्या बोलते हैं, पूर्णिमा, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फुल मून। वी कॉल हिम फुल मून, ठीक है, या हम बोलते हैं न्यू मून। और जब बिल्कुल ही गायब हो जाए चांद तो उसको क्या बोलते हैं, अमावस्या, ठीक है। तो क्या होता है, 15 दिन तक मून का साइज डिक्रीज होता है एंड इट इंक्रीजेस फॉर नेक्स्ट 15 डेज, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये 15 डेज नहीं है, ये लगभग अप्रोक्सीमेटली 14 डेज तक ऐसा चलता है। तो क्या होता है कि एक महीने के अंदर एक ही फुल मून आता है, एक महीने के अंदर एक ही फुल मून आता है। तो इसका मतलब मान लो मेरे सामने एक कैलेंडर है साल का, तो पूरे साल में 12 महीने हैं, तो 12 महीने के अंदर कितने फुल मून आएंगे, 12 महीने के अंदर 12 फुल मून आएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पिछले साल का भी तो हिसाब बाकी होता है ना चांद का, ये तो घट बढ़ रहा है, तो पिछले साल का भी कुछ हिसाब किताब बाकी है। ऐसे चांद अपीयर हो रहे हैं, फुल मून कभी कभी आ रहे हैं। तो क्या होगा, जैसे अभी तक आपने देखा कि अभी तक कितने मून हो गए, इस साल के अंदर 12 मून हो गए। तो गलती से किसी साल में 13 मून्स हो जाते हैं, 13 मून्स, 13 फुल मून्स मेरा मतलब है। तो क्या होता है, जब ऐसा ये होता है, ये बहुत ही रेयर है ऐसा होना कि एक साल के अंदर 13 मून्स आ जाएं। तो वो जो 13th मून है उसका कलर ब्लू नहीं होता है, उसका कलर नॉर्मली होता है, लेकिन वैसे ही बोल देते हैं उसको, क्या बोल देते हैं, वी कॉल दैट ए ब्लू मून। तो ब्लू मून किस चीज को बोलेंगे, जो चीज बहुत ही रेयर हो, कि यार ये काम तो है ना, एक बार वंस इन ए ब्लू मून, एक ब्लू मून में होता है। तुम शराब पीते हो, नहीं 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 यार, जस्ट वंस इन ए ब्लू मून। तो इसका मतलब है कि वेरी रेयर। तो अब इसको सेंटेंस में यूज करते हैं। एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह यूज्ड टू स्पीक वंस इन ए ब्लू मून। इस आदत के बारे में तो सबको पता ही होगा कि बहुत कम बोलते थे। तो वंस इन ए ब्लू मून, वेरी रेयरली बोलते थे। इसका मतलब ये नहीं है वो कई सालों में बोलते थे, वेरी रेयरली के लिए इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट वी हैव एन ओलिव ब्रांच। तो इसके पीछे की मैं आपको स्टोरी बताता हूं कि क्रिश्चियन मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग पहले क्या हुआ था, एक बार 40 डेज एंड 40 नाइट्स की बारिश आई थी एंड देयर वाज ए पर्सन कॉल्ड एज नोहा। तो नोहा क्या था, गॉड का मैसेंजर था। उसने क्या किया था, जितने भी अच्छे जानवर, इंसान, जो भी प्राणी धरती पे थे, उन सबको एक नाव में बिठाया था एंड ही ट्रेवल्ड फॉर 40 डेज एंड 40 नाइट्स ऑन वाटर। और बहुत ही ज्यादा बारिश आई थी, बाढ़ आ गई थी, सारे इंसान मर गए थे उनके अलावा, बिकॉज भगवान को गुस्सा था
इन प्राणियों के ऊपर कि धरती के ऊपर पाप बढ़ गया है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, नोह जब 40 डेज 40 नाइट्स हो गए तो नोह ने क्या किया, देर वाज ए बर्ड डव, डव कबूतर जैसा होता है, तो उसने कबूतर को भेजा अपनी नाव में से देखने के लिए कि यार देख के बारिश रुक गई कि नहीं, कहीं पे इस बोट को किनारे पे लगाने की जगह है कि नहीं। तो ये कबूतर उड़ा, कबूतर देख के आया, तो जब ये कबूतर वापिस आया ना तो इसके मुंह में क्या था, इसके मुंह में एक ओलिव ब्रांच थी, अकॉर्डिंग टू दैट स्टोरी, ओलिव लीफ यू कैन से। ठीक है, इस कबूतर के मुंह में। तो इसका क्या मतलब है कि भगवान का गुस्सा शांत हो गया। अब इसका मतलब इस नोहा ने निकाला ना कि यार भगवान का गुस्सा शांत हो गया। देखो ये ओलिव लीफ है, मैसेज है हमारे लिए कि पेड़ ऊपर आ गए हैं पानी से। उस वक्त क्या हुआ था, बड़े बड़े पहाड़ भी डूब गए थे, तो पेड़ पानी से ऊपर आ गए हैं, तभी तो पत्ता इसको मिला ना। तो ओलिव ब्रांच का क्या मतलब है, ओलिव ब्रांच का मतलब होता है कि सब कुछ शांत हो गया, भगवान का गुस्सा शांत हो गया। और ये एक ऑफर है, भगवान ने इनडायरेक्टली बताया है कि भाई मैं ठीक हूं, फिर से तुम्हारा काम स्टार्ट तुम कर सकते हो। तो ओलिव ब्रांच का मतलब है एन ऑफर ऑफ रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन का क्या मतलब है, दोबारा से फ्रेंडली हो जाना। जैसे जब दो दोस्त आपस में लड़ते हैं, लड़ पड़ते हैं, तो बाकी के दोस्त उनके हाथ मिलवाते हैं ना, तो वो क्या करवाते हैं, वो उनको रिकंसिलिएट करवाते हैं, दोबारा फ्रेंडली करवाते हैं। तो ओलिव ब्रांच का क्या मतलब है, ओलिव ब्रांच इज एन ऑफर ऑफ रिकंसिलिएशन, दोबारा मित्रता का मैसेज। जील was the first to hold out the olive branch after our argument। जब हमारा आर्ग्यूमेंट हो गया, कोई पर्सन बता रहा है, तो जील पहला पर्सन था जिसने ओलिव ब्रांच होल्ड आउट की, मतलब जिसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया एक लड़ाई के बाद। ठीक है, तो ओलिव ब्रांच का मतलब है कि फिर से दोस्ती करना, शांति का ऑफर। नेक्स्ट वी हैव ब्लू ब्लड। इसके पीछे की जो स्टोरी है कि यार देखो, जो व्हाइट पीपल हैं, अंग्रेज हैं, इन्होंने कई देशों पे राज किया है। ठीक है, तो कोई ऐसा कंट्री था, मेरे को एग्जैक्टली नाम ध्यान नहीं है, हो सकता है स्पेन हो, जहां पे क्या था, व्हाइट पर्संस का राज था। ठीक है, जो नॉन व्हाइट थे उनके ऊपर। तो क्या है, जो व्हाइट पर्संस होते हैं इनकी स्किन इतनी व्हाइट होती है कि जो अंदर की वेन्स हैं, जो नसें हैं, वो कलर में ब्लू दिखती हैं। जैसे आप यहां पर ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ये कलर में ब्लू दिखते हैं। ये जो ब्लू जो दिखता है ना, हमारा ब्लड ब्लू नहीं होता है एक्चुअल में। एक्चुअल में क्या होता है, ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो काफी डार्क रेड होता है, लेकिन जब स्किन इसको कवर कर लेती है तो ये दिखता है ब्लू। तो व्हाइट पीपल का कलर ब्लू दिखता है। तो जिस भी पर्सन के हाथ में ऐसी नसें दिखती थी, उसको उस वक्त वो लोग क्या बोलते थे कि ही हैज ब्लड, ब्लू ब्लड इन हिज वेन्स, कि उसकी नसों में नीला खून बह रहा है, मतलब कि वो व्हाइट पर्सन है, मतलब कि वो क्या है, वो उस बिरादरी से है जो राज कर रहे हैं। तो ब्लू ब्लड का क्या मतलब है, नोबल बर्थ। एक पर्सन, नोबल का क्या मतलब है, राजसी, जिसका रॉयल, रॉयल बर्थ भी हम वी कैन से, राजा के खानदान में जिसका जन्म हुआ है, मतलब कि नवाबों वाला पर्सन। जैसे हम क्या बोल सकते हैं, सैफ अली खान हैज ब्लू ब्लड इन हिज वेन्स। ठीक है, तो इसको यूज करते हैं। ऑल्दो मैरीज फैमिली इज पुअर, कि हाँ हालांकि मैरी की फैमिली गरीब है, सी हैज ब्लू ब्लड इन हर वेन्स, लेकिन उसकी नसों में ब्लू ब्लड है। इसका क्या मतलब है कि बेशक से उसकी फैमिली पुअर है, लेकिन वो भी राजसी है, उनका खानदान नवाबों वाला है। फेदर इन द कैप, ये जो ईडियम है ये रिलेटेड है, एक ट्राइब थी, उस ट्राइब के अंदर क्या होता था, जब भी दुश्मन के किसी भी पर्सन को मार देते थे, कोई भी पर्सन, तो अपनी एक अचीवमेंट को याद रखने के लिए वो अपनी कैप के अंदर फेदर डालता था। दुश्मन के एक पर्सन को मार दिया तो एक पंख लगा लेगा, फेदर का क्या मतलब है, पंख। दुश्मन के दो बंदों को मार दिया लड़ाई में तो दो पंख लगा लेगा। तो फेदर इन द कैप, मतलब ये जो फेदर है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती थी, फेदर रिप्रेजेंट करती थी अचीवमेंट को। दो बंदे मारे तो दो फेदर। तो ये देखिए, जैसे इसने यहां पे ये फेदर लगा रखे हैं,
जब फर्स्ट टाइम मैंने इस पर्सन का फोटो देखा ना तो मेरे दिमाग में ये आया कि भाई अगर ये पर्सन उस ट्राइब से होगा ना तो इसने तो पूरी आर्मी ही मार दी होगी, अकेले नहीं, देखो कितने फेदर लगा रखे हैं, उस ट्राइब से तो ये होगा नहीं। तो फेदर इन द कैप का क्या मतलब है? ए ग्रेट अचीवमेंट, बहुत ही तगड़ी अचीवमेंट। सो बाय क्रैकिंग एसएससी सीजीएल विनीत एडिड ए फेदर टू हिज कैप। एसएससी सीजीएल उसने क्रैक कर लिया विनीत ने, तो ही एडिड ए फेदर टू हिज कैप, उसने एक तगड़ी अचीवमेंट ले ली। ठीक है। बरी द हैचेट, ये भी एक ट्राइब से रिलेटेड है। इस ट्राइब में क्या होता था कि ये जो ट्राइब्स थे उस इलाके के, उनमें क्या होता था कि उनका जो प्राइम वेपन था ना, जो मेन वेपन था, वो कुलाड़ी था। हैचेट मींस एक्स, कुलाड़ी। तो उनका जो मेन वेपन था वो कुलाड़ी था। और जब भी दो ट्राइब वाले आपस में शांति करते थे, मतलब दोस्ती करते थे, तो वो क्या करते थे, वो जो हैचेट है, जो कुलाड़ी है, उनको लिटरली दबा देते थे धरती में। देखिए इन दोनों ने दोस्ती कर ली, तो यहां पे तो देखो इन्होंने दिखा नहीं रखी, लेकिन लिटरली ये धरती में दबा देते थे, इनको बरी कर देते थे। तो बरी द हैचेट का मतलब क्या है कि भाई दुश्मनी बुलाकर दोस्ती कर लेना। कुलाड़ियां दबा दी, दुश्मनी बुलाकर दोस्ती कर ली, तो इसका मतलब हो जाएगा एंड ए क्वेरल एंड बिकम फ्रेंडली। द टू नेबरिंग कंट्रीज इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान जो पड़ोसी देश हैं, हैव ऑफन बीन एडवाइज्ड बाय द वर्ल्ड बॉडीज। वर्ल्ड बॉडीज इनको बार बार कहती हैं इंडिया एंड पाकिस्तान को, टू ब्री द हैचेट फॉर देयर ओन प्रोग्रेस, कि यार अपनी प्रोग्रेस के लिए ब्री द हैचेट कर लो, मतलब एंड द क्वेरल एंड बिकम फ्रेंडली, दोनों प्रोग्रेस कर जाओगे। टू बीट ए डेड हॉर्स, इस ईडियम का ओरिजिन काफी इंटरेस्टिंग है यार। देखो इस ईडियम ये बाय डिफॉल्ट ही निकलाई थी। कैसे निकलाई थी? एक पर्सन था जॉन राइट या जॉन ब्राइट आई थिंक, वो यूके के पार्लियामेंट में, इंग्लैंड के में, तो वहां पर क्या हुआ था कि ये जो पार्लियामेंट वाले लोग थे ये आपस में लड़ रहे थे किसी मुद्दे पे, ऐसे मुद्दे पे लड़ रहे थे जिसका कुछ होना ही नहीं था। तो जॉन ब्राइट ने क्या किया, उसने उठ कर ये बोला स्टॉप बीटिंग ए डेड हॉर्स, या फिर इसको ऐसे भी बोलते हैं, एक्चुअल में उसने बोला था स्टॉप फ्लोगिंग द डेड हॉर्स। फ्लोग करना और बीट करना एक ही बात है। इसका क्या मतलब है? देखो इसका मतलब बताता हूं। मान लो आपके घोड़े ने कुछ गलती कर दी। हॉर्स जो होता है, पहले उन दिनों में घोड़ा यूज करते थे ना तांगे के लिए, कि घोड़े ने कुछ गलती कर दी तो उसको लोग पीटते थे ना। लेकिन एक पर्सन क्या कर रहा है कि घोड़ा मर चुका है फिर भी उसको पीट रहा है, तो बताओ इसका कोई फायदा है? उसने गलती कर दी, वो मर चुका है, अब तो उसको पीटते रहो। जैसे ये पर्सन है, घोड़ा मर गया फिर भी इसको पीट रहा है, तो व्हाट ही इज डूइंग, ही इज बीटिंग ए डेड हॉर्स। तो बीटिंग ए डेड हॉर्स का क्या मतलब है? यार ऐसा काम हो गया जिसका कोई रिजल्ट नहीं आना और उस पर एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, मतलब वेस्टिंग एनर्जी ऑन एन अनअल्टरेबल सिचुएशन। अनअल्टरेबल का क्या मतलब है? सिचुएशन विच कैन नॉट बी अल्टर्ड। अल्टर का क्या मतलब है? चेंज होना, मतलब ऐसी सिचुएशन जो चेंज नहीं हो सकती, उसके ऊपर बिना वजह अपनी एनर्जी वेस्ट करना। इसके रिलेटेड एक और मेरे को ईडियम याद आ रही है, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। इसका क्या मतलब है? स्पिल्ड मतलब दूध निकल गया, उसके ऊपर रो रहे हैं कि तुमने दूध निकाला, तुमने दूध निकाला, तेरी वजह से निकला। तो क्या मतलब है? ऐसी सिचुएशन के ऊपर एनर्जी वेस्ट करना जिसका कुछ हो नहीं सकता। यार दूध तो निकल गया ना, अब क्या कर सकते हैं? तो स्टॉप वेस्टिंग टाइम, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, डू नॉट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, ऐसे इसको यूज करते हैं। तो हम इसका यूज करते हैं व्हेन यू वरी अबाउट एन एग्जाम विच हैज पास्ड। एग्जाम है जो पास हो चुका है, पास हो चुका का मतलब रिजल्ट नहीं, जो निकल चुका है। एग्जाम विच हैज पास्ड यू आर फ्लोगिंग ए डेड हॉर्स, मतलब अगर आप एक ऐसे एग्जाम के बारे में चिंता कर रहे हो जो आप दे आए हो, तो मतलब आप क्या कर रहे हो? मरे हुए घोड़े को मार रहे हो, बस अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। और यू आर क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, अगर एग्जाम खराब हो गया मान लो आपका और फिर आप चिंता कर रहे हो, तो यू आर क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, गलती हो गई तो हो गई, अब तो कुछ हो नहीं सकता। कोल्ड शोल्डर, काफी इंटरेस्टिंग ओरिजिन। क्या होता है, कुछ देशों में पहले होता था कि मान लो घर में मेहमान आया,
मेहमान को अच्छे से खिलाते थे पिलाते थे। लेकिन कुछ मेहमान ऐसे होते हैं, आपने मूवी भी देखी होगी, अतिथि तुम कब जाओगे, वो डिगते ही नहीं है, कुछ मेहमान घर से निकलते ही नहीं है। तो जब घर वालों को ये लगता था ना कि यार अब ये निकल ही नहीं रहा, इसको निकल जाना चाहिए, तो लिटरली वो क्या करते थे पता है, मीट का, जैसे सुअर का मीट हो गया, पोर्क या फिर चिकन हो गया, उनका शोल्डर का जो पीस है वो जो ठंडा होता था, मतलब कि ये लगा लो खाने में स्वाद ना हो, ठीक है, वो शोल्डर का पीस दे देते थे ठंडा खाने के लिए कि यार चलो ये खा लो, चाचा को ये दे दो। अब चाचा क्या करेगा, उसको खा ही नहीं सकता, तो उसको जाना पड़ेगा ना। तो लिटरली ये करते थे दिखाने के लिए कि यार अब तुम्हें चला जाना चाहिए। जैसे ये मैंने एक पिक्चर डाली है कि कोई अगर उनको ऐसा मीट दे देगा तो वो कैसे खा पाएंगे, फिर वहां से उठ के जाएंगे ही। तो कोल्ड शोल्डर का क्या मतलब है कि किसी को जानबूझकर इग्नोर करना या अनफ्रेंडली होना, ये दो चीजें हैं। टू बी अनफ्रेंडली विद समवन डेलिबरेटली और टू इग्नोर समवन डेलिबरेटली, ठीक है, टू इग्नोर समवन डेलिबरेटली, एक रूड मैनर में होना। सो एट द पार्टी अशोक ट्राइड टू टॉक टू सुजैन, अशोक ने सुजैन से बात करने की कोशिश की थी, बट शी गेव हिम द कोल्ड शोल्डर, बट उसने उसे कोल्ड शोल्डर दिया, मतलब उसने उसको इग्नोर कर दिया, एक रूड मैनर में इग्नोर कर दिया। विन हैंड्स डाउन, ये जो विन हैंड्स डाउन है ना, ये ईडियम जो रेस होती है ना घोड़ों की, वहां से आई है। चलो मैं आपको एक रेस दिखाता हूं घोड़ों की। जब घोड़ों की रेस होती है तो देखो ऐसे खड़े रहते हैं, ये पर्सन क्या है, इस पर्सन को बोलते हैं हम जॉकी, घोड़े का जॉकी। तो ये पर्सन पूरा जोर लगाता है और ये जो घोड़े की ये जो नकेल है, लगाम है जो घोड़े की, इसको एक कस के रखता है ताकि घोड़े में एंथुजियाज्म रहता है। तो क्या होता है, ऐसे पूरी बॉडी का जोर लगा के रहते हैं, इसको कस के रहते हैं नॉर्मली, लेकिन कभी कभी कोई पर्सन दूसरे से ज्यादा ही आगे निकल जाए तो क्या होता है, वो ऐसे नॉर्मली बैठ के भी ना जीत जाता है। इसके हाथ नीचे है ना, मतलब क्या होता है, घोड़े की ये जो रस्सी है इसको इसने जोर से खींचा नहीं है, अपने हाथ डाउन किए फिर भी जीत गया, मतलब ज्यादा एफर्ट नहीं लगाए। विन हैंड्स डाउन का क्या मतलब है, ये इसी गेम से आई है कहावत कि यार बिना ज्यादा एफर्ट लगाए जीत जाना, इजीली जीत जाना किसी से। तो ये क्या हो जाएगा, टू विन इजीली, विन हैंड्स डाउन, टू विन इजीली। जैसे हमारे यहां पर क्या बोलते हैं कि भाई बाएं हाथ का खेल, हिंदी में जो है ना वही। प्रिपेयर विद इवन कोचिंग सेंटर, कि आप इवन कोचिंग सेंटर के साथ प्रिपेयर करो, एंड यू विल बीट एसएससी एग्जाम हैंड्स डाउन, यू विल क्रैक एसएससी एग्जाम इजीली। अब इसी स्पोर्ट्स के साथ एक और कहावत भी है, वो देखते हैं। डार्क हॉर्स काफी इंटरेस्टिंग है। ये आई कहां से है डार्क हॉर्स, देखिए एक नोवेल था, एक्चुअल में एक नोवेल से आई है, रियल लाइफ सिचुएशन से नहीं आई। एक नोवेल में एक रियल में एक डार्क हॉर्स था, तो यार उसके ऊपर लोगों ने बोली लगाई ही नहीं। लोग बेट लगाते हैं ना, बोली लगाते हैं, सट्टा लगाते हैं, उस डार्क हॉर्स के ऊपर किसी ने भी सट्टा लगाया नहीं। लेकिन एंड में क्या हुआ था, वो डार्क हॉर्स ही जीत गया था। लोगों ने देखा यार ये इसको तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, ये जीत गया। जैसे यहां पर देखो, मान लो बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में ये 3 लोग जाएं और ये चैंपियन बन जाए, तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, अनफोर्सीन विनर। अनफोर्सीन, अनफोर्सीन 3 चीजों से बना है। अन मतलब कि नहीं, फोर FORE मतलब कि पहले, सीन मतलब देखा, मतलब जिसको पहले आपने अंदाजा नहीं लगाया होगा जिसका, या फिर इसका एक और मतलब हम बोल सकते हैं अनएक्सपेक्टेड विनर, अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मर, मतलब बिना, लोग उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे या सोच नहीं रहे थे, वो जीत गया होगा। जैसे इस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, ही इज ए डार्क हॉर्स, कोई सोच भी नहीं रहा था ये जीत जाएगा। और अगर यार ये तो जीत गया तो डार्क हॉर्स नहीं, इसको तो सुपर डार्क हॉर्स बोलेंगे, बिकॉज इनके सामने देखो ये जीत गया। तो अब इसका यूज करते हैं, वर्क हार्ड फॉर योर एग्जाम एंड स्कोर ए गुड ऑल इंडिया रैंक। अपने एग्जाम के लिए वर्क हार्ड करो, ऑल इंडिया रैंक स्कोर करो अच्छी। यू विल बी ए डार्क हॉर्स फॉर योर फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स तो पहले तो एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे कि भी ऑल इंडिया रैंक मारेगा, तो डार्क हॉर्स हो जाओगे ना, अनफोर्सीन विनर हो जाओगे, अनएक्सपेक्टेड विनर, ऑल इंडिया रैंक ले आओगे। तो नेक्स्ट वी हैव स्पिल द बीन्स।
ये मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगा इसका ओरिजिन। इसका ओरिजिन क्या है देखो, कुछ पार्लियामेंट में पहले जब वोटिंग करनी होती थी, वोटिंग किसी मुद्दे के ऊपर लेके, किसी बिल के ऊपर, तो क्या करते थे, दो तरह के बीन्स डालते थे, एक तो व्हाइट और एक ब्लैक, व्हाइट कलर के और ब्लैक कलर के। तो क्या होता था, जब किसी ने मुद्दे को नकारना है कि भी मना करना है, तो ब्लैक बीन डालेगा, मतलब एक थैला होता था, ठीक है, जैसे मान लो ये बोरा है। तो क्या होता था, अगर एक भी पर्सन ने, कोई भी पर्सन उस मुद्दे के खिलाफ है, तो वो ब्लैक बीन डालता था। बीन का क्या मतलब है, जैसे राजमा, सोयाबीन, ऐसे दाना। अगर कोई खुश हो तो वो क्या करता था, व्हाइट बीन डालता था। अगर एक भी ब्लैक बीन आ गया, अगर एक भी पर्सन उसके खिलाफ हो, तो वो बिल पास नहीं होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता था, मान लो यहां पर व्हाइट बीन एंड ब्लैक बीन डल रहे हैं, ठीक है, एक पर्सन ने इस थैले को उठा रखा है, वो सबसे बीन डलवा रहा है, लेकिन गलती से उससे ये थैला गिर जाए, उससे ये थैला गिर जाए और गलती से एक अंदर से ब्लैक बीन निकलाए, तो क्या होगा, आगे वोटिंग होगी कि नहीं। जब पहले ही ब्लैक बीन एक आ चुका है, तो आगे वोटिंग क्यों होगी। तो स्पिल द बीन्स का क्या मतलब है, कि जो रिजल्ट है ना, उसको पहले ही बता देना, मतलब किसी भी बात को पहले ही बता देना, लेकिन जानबूझ के नहीं। ये थैला उस पर्सन से जानबूझ के नहीं गिरा, गलती से गिर गया। तो इसका क्या मतलब है, कि किसी सीक्रेट को बता देना, लेकिन अनइंटेंशनली। ये मैंने पिक्चर बनाई है कि भाई ऐसे बीन गिर जाए उससे। तो इसका मतलब क्या हो गया, टू रिवील सीक्रेट अनइंटेंशनली। इस वर्ड को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। गलती से सीक्रेट बता देना। ऐसा जनरली कैसे होता है, आकाश wanted to give his father a birthday surprise। आकाश अपने फादर को बर्थडे सरप्राइज देना चाहता था, बट हिज सिस्टर स्पिल्ड द बीन्स। अक्सर ऐसे बर्थडे सरप्राइजेज में होता है ना, पर उसकी सिस्टर ने क्या किया, छोटी थी, गलती से वो सीक्रेट रिवील कर दिया पापा को। हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर। इसका क्या मतलब है, ये एक ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है। कौन से ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है, ब्लैक स्मिथ, लोहार। देखो, जब लोहे को पीटना हो, कोई भी शेप देनी हो, तो लोहार क्या करता है, उसको आग के अंदर गर्म करता है। लेकिन ये बताओ, आग तो जल ही रही है, तो उसके अंदर एक लोहा क्यों गर्म करें, कई लोहे गर्म कर लेते हैं, सेवरल, आग तो उतनी ही जलेगी। तो इसका क्या मतलब है, कि एक वक्त पे कई काम करना। हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर, एक वक्त पे साइमल्टेनियसली कई कामों में हाथ डालना। और ऐसा अक्सर कौन करता है, हमारे इंडिया में तो मदर्स करती हैं या हाउसवाइफ्स करती हैं जनरली। ये देखिए, एक टाइम पे प्रेस भी चल रही है, पानी भी गर्म हो रहा है, सफाई भी हो रही है, खाना भी बन रहा है। तो ये क्या होता है, इसको मल्टीटास्किंग भी बोल सकते हैं एक वर्ड में, या हैविंग सेवरल आयरन्स इन द फायर, एक टाइम पे कई काम चल रहे हैं। तो इसकी फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू बी इन्वॉल्व विद मेनी एक्टिविटीज, कई एक्टिविटीज के साथ इन्वॉल्व होना, और कई जॉब्स के साथ एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली। माई मोम ऑलवेज हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर, हमेशा कई कामों में उलझी रहती है या एक साथ करती रहती है। हिट द नेल ऑन द हेड, पिछली इडियम की तरह ये भी एक प्रोफेशन से है। ये है प्रोफेशन से, कारपेंटर के प्रोफेशन से, मतलब कि जो लकड़ी का काम करता है। तो हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब यार देखो कॉमन सेंस है, कि मान लो ये नेल है, इसको इसके हेड के ऊपर मारो यहां पर, ठीक है, मतलब कि एग्जैक्टली जो करना चाहिए वो करो। अगर आप ऐसे टेढ़ा मार दोगे तो ये टेढ़ी हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब क्या इसका मतलब है, कि किसी काम को एग्जैक्टली ठीक तरीके से करना, टू डू एग्जैक्टली द राइट थिंग, ठीक है। जैसे द चीफ मिनिस्टर हिट द नेल ऑन द हेड बाय सेइंग दैट वी शुड सीवियरली पनिश द करप्ट पीपल, कि चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हमें करप्ट पीपल को सीवियरली, मतलब बहुत बुरे तरीके से पनिश करना चाहिए। तो उसने बिल्कुल एग्जैक्टली राइट थिंग कही, ही हिट द नेल ऑन द हेड, बिल्कुल ठीक बात कही उसने। नेक्स्ट, कीप द बॉल रोलिंग, बड़ी इंटरेस्टिंग ओरिजिन है यार इसका। क्या हुआ था कि 1888 में प्रेसिडेंशियल कैंपेन हुआ था बेंजामिन हैरिसन का, यूएसए की बात है,
ठीक, आपको नाम याद रखना जरूरी नहीं है। तो क्या हुआ था, उसके सपोर्टर्स ने ना एक बॉल निकाली थी। देखिए ये एक्चुअल फोटो मैंने लिया है, ये एक बॉल बनाई थी उसके सपोर्टर्स ने, इसके ऊपर उसकी कुछ अचीवमेंट्स लिखी हुई थी और एक आधी और चीजें लिखी हुई थी। तो इस बॉल को ऐसे घुमाते थे, रोल करते थे, ठीक है। और बॉल के ऊपर क्या लिखा हुआ था एक बार मैं बता देता हूं, काफी अच्छी चीज लिखी हुई थी, मतलब कई सारी चीजें लिखी हुई थी और एक ये चीज भी लिखी हुई थी कि रोल अलोंग रोल अवे कीप द बॉल इन मोशन, द स्पिरिट ऑफ अवर मैन इज अप फ्रॉम रॉकी हिल टू ओशियन। मतलब स्पॉटर्स क्या कहना चाह रहे थे, यार बॉल को रोल करते रहो बस, मतलब कीप द बॉल रोलिंग, इसका क्या मतलब है कि किसी एक्टिविटी को जारी रखो। इसका क्या मतलब हो गया, टू कीप एन एक्टिविटी गोइंग, किसी एक्टिविटी को जारी रखो। सो चंदन स्टार्टेड द प्रोजेक्ट, चंदन ने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया था भाई, एंड वी केप्ट द बॉल रोलिंग, चंदन ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और हमने क्या किया, प्रोजेक्ट को जारी रखा। उसने एक बार स्टार्ट कर दिया। जैसा एक्चुअल में ऐसा कहां पे हुआ है, जैसे स्टीव जॉब्स स्टार्टेड एप्पल, स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी स्टार्ट की ना, अब उनकी तो डेथ हो गई है, एंड रेस्ट ऑफ द पर्सन आर कीपिंग द बॉल रोलिंग, एक्टिविटी को जारी रख रहे हैं, एप्पल अभी भी है। शोइंग योर ट्रू कलर्स, काफी इंटरेस्टिंग ओरिजिन क्या है कि देखो पहले जो ज्यादातर यात्राएं होती थी देशों के बीच में, आजकल तो फ्लाइट आ गई, पहले समुद्र के रास्ते से होती थी और जहाज में लोग जाते थे। तो जैसे ये लोग हैं, ये जहाज में जा रहे हैं और जहाज की पहचान किस चीज से होती थी, उसके फ्लैग से। तो कुछ लोग क्या करते थे, जैसे ये लोग हैं, दूर से किसी जहाज को हेल्प के लिए बुलाएंगे, तो वो जहाज इनके पास आएगी कि भाई हमारी जहाज खराब हो गया, वट एवर उनको सिग्नल देंगे, तो वो जहाज दूर से इस झंडे को देख कर अंदाजा लगा लेगी। झंडे को क्या बोलते हैं, कलर्स भी बोलते हैं, कि शो योर कलर्स, कि अपना झंडा दिखाओ कौन से देश के हो। लेकिन जब वो दूसरा शिप पास आ जाएगा तो क्या होगा, हाँ आपने मूवी देखी होगी पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, तो ये अपना रियल झंडा दिखाएंगे, मतलब दे विल शो देयर ट्रू कलर्स जब दूसरी नाव पास में आ जाएगी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, अगर आपको मैं यहां पर बताऊं कि अपनी औकात पे आ जाना, शोइंग योर ट्रू कलर्स, ठीक है, कि बता देना, अपनी असलियत दिखा देना, ऐसे बोलते हैं ना, दिखा दी ना अपनी असलियत, तो ये वही है कि दिखा दिए ना अपने असली रंग। तो इसका मतलब है टू रिवील ट्रू कैरेक्टर, अपनी ट्रू नेचर दिखा देना, ठीक है। तो एक्चुअली ये क्या होता है कि पीपल शो देयर ट्रू कलर्स व्हेन दे आर इन पावर, जब लोगों के पास पावर होती है ना, तो वो अपना रियल कैरेक्टर रिवील कर देते हैं, जब तक पावर नहीं होती है तब तक अच्छे अच्छे बने रहते हैं। चलिए एक कोटेशन है। सो दैट्स ऑल, आई होप कि आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे और ताउम्र याद रहेंगे अब आपको, और एग्जाम में तो मार्क्स कटेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, एग्जाम तक तो याद ही रहेंगे। इसके पीछे की कहानी है कि एक ट्रैवलर था। कुछ लोगों ने उस ट्रैवलर के, एक यात्री था, उसके कपड़े फाड़ दिए, उसको बुरी तरह से पीटा और उसको रोड के साइड में फेंक दिया। तो कई लोग उसके पास से गुजरे लेकिन उन लोगों ने उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं की। लेकिन तब एक आदमी उसके पास से गुजरा, उस आदमी ने उसको कंबल दिया, उसको खाने के लिए खाना दिया, उसकी दवाई पानी करवाया, उसको कपड़े दिए पहनने के लिए। तो वो जो आदमी था वो एक जगह से था जिसका नाम था समारिया। जैसे इंडिया के लोगों को इंडियन बोलते हैं, ऐसे ही समारिया के लोगों को समारिटन बोलते हैं, स्पार्टा के लोगों को स्पार्टन बोलते हैं, आपने मूवी भी देखी होगी। तो वो एक भला आदमी था और वो समारिया से था जिसने उसकी हेल्प की। जैसे ये बेगर लेटा हुआ है और ये है समारिया से ये पर्सन, इसने इसकी हेल्प की। वैसे बेगर नहीं है, ट्रेवलर था। तो इसीलिए कोई भी आदमी जो दूसरे आदमी की मदद करे, बिना अपने कोई निस्वार्थ भाव से मदद करे, बिना अपने बारे में कोई फल की इच्छा रखते हुए, उसको बोलते हैं गुड समारिटन। मीन्स समवन हु हेल्प अनदर इन नीड फॉर कंपैशनेट मोटिव्स, मतलब दया भाव से जो दूसरे की मदद करे, एंड विद नो थॉट ऑफ रिवार्ड, इनाम भाव से ना करे, उसको बोलते हैं गुड समारिटन। द बेगर वॉज लाइंग शिवरिंग, शिवरिंग मतलब कपकपा रहा था, ऑन द रोड,
व्हेन ए गुड समारिटन केम अलोंग एंड गेव हिम ए ब्लैंकेट एंड सम वार्म क्लोथ्स। तो भिखारी रोड के साइड में कपकपा रहा था, तो एक गुड समारिटन आया, उसने उसको कंबल दिया और कुछ गर्म कपड़े दिए। हेल्सियोन डेज, इसके पीछे की कहानी है, मिथोलॉजिकल स्टोरी है कि एक देवता था, हवाओं का देवता, और उसकी एक डॉटर थी। उसकी डॉटर का नाम था एल्सियोन, यहां से एच हटा दो, एल्सियोन। तो हवाओं के देवता की डॉटर का नाम था एल्सियोन। तो उसकी डॉटर ने एक पर्सन से शादी कर ली, दूसरे राजा से, लेकिन वो राजा समुद्र में डूब के मर गया। तो उसकी डॉटर बहुत दुखी हुई, तो वो भी समुद्र में कूद पड़ी, लेकिन बिकॉज वो हवाओं का देवता था तो अपनी बेटी को डूबने नहीं देगा, तो उसने अपनी बेटी को एक पक्षी बना दिया, और वो पक्षी हेल्सियोन के नाम से जाना जाता है। हेल्सियोन, लेडीज का नाम था एल्सियोन, उस पक्षी का नाम है हेल्सियोन। तो वो जो पक्षी है उसके अंदर स्टोरी के मुताबिक ये पावर मानी जाती है कि जब भी हेल्सियोन अंडे देता है समुद्र के अंदर, तो उसके अंदर पावर है कि वो समुद्र को शांत कर देता है जब तक वो अपने अंडे सेता है। और ये जो हेल्सियोन है ये ऐसा दिखता है जैसे इंडिया में नीलकंठ, आप लोगों ने सुना होगा नीलकंठ, उस जैसा ये दिखता है। तो जब भी ये हेल्सियोन अंडे देगा तो अपनी पावर से समुद्र को काम कर सकता है, शांत कर सकता है। तो उन दिनों को बोलते हैं हेल्सियोन डेज, मतलब शांत दिन, काम दिन, खुशी के दिन। तो हेल्सियोन डेज मतलब काम एंड पीसफुल डेज। चिल्ड्रन एंजॉय देयर हेल्सियोन डेज ड्यूरिंग समर वेकेशंस, मतलब चिल्ड्रन खुश होते हैं बहुत, उनके मजे के दिन होते हैं, उनको कोई फोर्स नहीं करता समर वेकेशंस में, तो वो उनके हेल्सियोन डेज होते हैं। हरक्यूलियन टास्क, एक पर्सन था हरक्यूलिस, जिसने पागलपन में आकर अपना बेटा, बेटी और अपनी वाइफ को मार दिया था, उनका मर्डर कर दिया था। और जब उसने अपने होश संभाले तो उसको बड़ा पछतावा हुआ। उसने लोगों से पूछा कि भाई ये मैंने क्या किया, इसका कैसे मैं पाप को मिटाऊं। तो एक बंदे ने उसको बताया कि जो तुम्हारा कजन है, तो जो हरक्यूलिस है वो अपने कजन से चिढ़ता था और उसका कजन भी हरक्यूलिस से चिढ़ता था, दोनों की एक दूसरे से बनती नहीं थी। तो उस पर्सन ने बताया कि अपने कजन की सेवा करनी पड़ेगी 12 साल, और जो भी तुम्हारा कजन बोलेगा वो आपको करना पड़ेगा, तभी तुम्हारे पाप धुलेंगे। तो बिकॉज उसका कजन हरक्यूलिस से चिढ़ता था, तो उसके कजन ने उसको बड़े मुश्किल मुश्किल टास्क दिए, बहुत ज्यादा मुश्किल मुश्किल। उनमें से एक टास्क तो ये था कि जैसे ये हरक्यूलिस है, इस शेर को मारना था, ऐसे ऐसे मतलब बड़े मुश्किल मुश्किल। तो कोई भी काम जो इतना मुश्किल है उसको बोलते हैं हरक्यूलियन टास्क। तो इसका मतलब हुआ द वर्क रिक्वायरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ हरक्यूलिस, ऐसा काम जिसमें हरक्यूलिस जितनी ताकत चाहिए करने के लिए, या फिर वेरी हार्ड टू परफॉर्म, ऐसी टास्क जो करनी बहुत मुश्किल हो। तो डिगिंग द टनल वॉज ए हरक्यूलियन टास्क, टनल खोदना एक हरक्यूलियन टास्क है। या फिर एक और बात बताऊं कि कंट्रोलिंग करप्शन इन इंडिया इज ए हरक्यूलियन टास्क, हरक्यूलियन टास्क। करप्शन को इंडिया में कंट्रोल करना एक हरक्यूलियन टास्क है। हिट बिलो द बेल्ट, हिट बिलो द बेल्ट ये जो ईडियम है ये एक गेम से ली गई है, बॉक्सिंग के गेम से। तो ये है बेल्ट और ये है बेल्ट। तो बेल्ट के नीचे मारना अनफेयर माना जाता है या इलीगल माना जाता है गेम के अंदर। जैसे इस आदमी ने बेल्ट के नीचे ये जो मारा है पंच, ये एक फाउल है, हिटिंग बिलो द बेल्ट फाउल है बॉक्सिंग के अंदर। तो हिटिंग बिलो द बेल्ट उस सिचुएशन के संदर्भ में यूज होता है कि जब कोई अनफेयर प्ले करता है, मीन्स टू अनफेयरली डू और से समथिंग, अनफेयरली कुछ कर देना या कहना दैट हर्ट्स समवन एल्स, जो नहीं कहना चाहिए वो कह देना। किसी बड़े आदमी के सामने उल्टा बोलना,
तो यू आर हिटिंग बिलो द बेल्ट। जैसे कि ड्यूरिंग ए फ्रेंडली फाइट, एक फ्रेंडली फाइट थी ऐसे हंसी मजाक में, राम रियली हिट बिलो द बेल्ट व्हेन ही कमेंटेड अबाउट श्याम्स वाइफ। तो फ्रेंडली फाइट थी तो फिर श्याम की वाइफ के बारे में उसको कमेंट नहीं करना चाहिए था, ही हिट बिलो द बेल्ट। तो अनफेयर होता है हिट बिलो द बेल्ट का। हॉब्सन्स चॉइस काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि भाई मिड 17th सेंचुरी में एक बंदा था थॉमस हॉब्सन, एक आदमी का सरनेम है ये हॉब्सन, थॉमस हॉब्सन। वो घोड़े किराए पे देता था। तो जैसे मान लेते हैं ये उसका अस्तबल है, ये उसका गेट है, ऐसे घोड़े खड़े हैं ऐसे, तो वो घोड़े किराए पे देता था। तो जब भी कोई पर्सन आता तो हॉब्सन बोलता था कि ये जो गेट के पास घोड़ा है ना, ये इसको लेके चले जाओ अगर किराए पे चाहिए, नहीं तो कोई घोड़ा नहीं मिलेगा। मतलब हॉब्सन क्या बोलता था, या तो गेट के पास वाला जो भी सबसे पास होता था, या तो वो ले लो या चुपचाप चले जाओ। ये हॉब्सन की चॉइस होती थी कि तुम्हारे पास ये चॉइस है। तो हॉब्सन की चॉइस का क्या मतलब है कि ऐसी चॉइस जो ना के बराबर हो, कि जो है वो मिल रहा है, या तो वो ले लो या रहने दो। जैसे यहाँ पे देखो, वुड यू डिस्क्राइब द टेस्ट एज ए नाइस और बी नाइस। ये ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों ऑप्शन सेम ही तो है, तो इस पर्सन के पास कोई चॉइस है ही नहीं, जो भी ऑप्शन चूज करेगा सेम ही चॉइस है। तो इसका मतलब हो गया ए चॉइस ऑफ टेकिंग व्हाट इज अवेलेबल। एक चॉइस है कि जो मिल रहा है या तो वो ले ले और नथिंग एट ऑल, या कुछ भी, मतलब ऐसी चॉइस, मतलब जहां पे कुछ चॉइस ही ना हो। जनरली इन इंडिया स्टूडेंट्स हैव हॉब्सन्स चॉइस व्हेन इट कम्स टू चूजिंग ग्रेजुएशन स्ट्रीम। इंडिया में जब ग्रेजुएशन स्ट्रीम चूज करनी हो तो स्टूडेंट्स के पास हॉब्सन्स चॉइस है, मतलब कोई चॉइस ही नहीं है इतनी खास। जनरली क्या करते थे कि बीटेक चूज कर लो, यही चॉइस है, हॉब्सन्स चॉइस करनी है तो भाई बीटेक कर लो। जनरली चलो आजकल थोड़ा सा ट्रेंड बदल रहा है, बाकी कोर्सेज की तरफ भी लोग ध्यान दे रहे हैं। आजकल एक एमबीए है जो हॉब्सन चॉइस बन गया है पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी के लिए। जूडास किस, ये एक ट्रू इंसिडेंट से कहानी है कि जो जीसस क्राइस्ट थे, क्रिश्चियन जिनको भगवान मानते हैं, तो जीसस क्राइस्ट को रोमन अथॉरिटीज मारना चाहते थे। तो क्या हुआ कि वो उनको पहचान नहीं पा रहे थे। तो एक पर्सन था जूडास, वो जीसस का काफी करीब भी था। तो रोमन अथॉरिटीज ने जूडास से बात कर ली कि हमें जीसस को पहचानने में मदद कर दो। तो जूडास मान गया। तो जूडास ने ये बोला कि जब जीसस अपने टोले के साथ यहाँ पे आएगा तो मैं सब पर्सन से मिलूंगा, लेकिन मैं जिस पर्सन को किस करूंगा वो पर्सन होगा जीसस, तो तुम पहचान लेना। उसके बाद रोमन अथॉरिटीज ने क्या किया था, जीसस को पहचान के मार दिया था। तो जूडास किसका क्या मतलब, अब जीसस तो खुश हुआ कि भाई जूडास तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, ये इतने प्यार से मिल रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि झूठा प्यार दिखाना। जूडास किस मतलब फॉल्स लव। इनवाइटिंग राहुल टू वेडिंग वाज जस्ट ए जूडास किस, एक्चुअली मोहन हेट्स हिम। कि राहुल को इनवाइट कर लिया, जस्ट ये दिखावा था, मोहन एक्चुअल में उससे नफरत करता है। इसी इंसिडेंट से रिलेटेड एक और इडियम फ्रेज है, दैट इज किस ऑफ डेथ। जैसे जूडास ने उसको किस किया और वो मर गया। तो ऐसा काम जो किसी पर्सन के लिए खतरनाक साबित हो, किस ऑफ डेथ मीन्स ए फैटल ब्लो, या कोई भी सिचुएशन जिसके कारण मतलब कुछ चीज खत्म ही हो जाए, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए, उसको बोलते हैं किस ऑफ डेथ। जैसे थ्रोइंग ऑन स्टेज। अब थ्रोइंग का मतलब है वॉमिटिंग, उल्टी कर देना। थ्रोइंग ऑन स्टेज वाज किस ऑफ डेथ फॉर मोहन्स करियर। मोहन कोई स्टेज आर्टिस्ट होगा, तो उसने स्टेज पे उल्टी कर दी, तो उसके करियर का तो किस ऑफ डेथ हो गया ना, वो फैटल ब्लो हो गया, उसका करियर तो कंप्लीटली खत्म हो गया। तो इसी इंसिडेंट से दो कहावतें हैं, जूडास किस दिखावा झूठा प्यार, और किस ऑफ डेथ मतलब कि किसी चीज को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाना किसी सिचुएशन के कारण, वो होती है उसकी किस ऑफ डेथ। लायंस शेर, काफी इंटरेस्टिंग कहानी है।
एक शेर था और उसके साथ 3 जानवर और थे। तो शेर जैसे कि भाई जंगल का राजा है, उसने उन 3 जानवरों को बोला कि जाओ शिकार करके लेके आओ। तो वो जानवर शिकार करके लेके आए। तो जब वो शिकार वहां पे आया, वो मार के लेके आए, तो उनके अंदर लड़ाई हो गई कि भाई इस शिकार को कैसे बांटें। बड़ी वो 3 जानवर बुरी तरह से लड़ रहे थे। तो शेर ने बोला कि भाई क्वाइट क्वाइट, इसको 4 टुकड़ों में बांट दो शिकार को। तो वो 4 बंदे थे, उन्होंने 4 इक्वल हिस्सों में बांट दिया। अब शेर ने बोला मेरा हिस्सा मुझे दो एक। तो 4 हिस्सों में से जैसे मान लो ये 4 हिस्सों में बांट दिया, तो शेर ने बोला एक हिस्सा मेरा बनता है, उसने ये हिस्सा ले लिया। फिर शेर ने बोला मैं जंगल का राजा हूँ, एक हिस्सा इसलिए मेरा बनता है, तुम आम जानवर हो, मैं जंगल का राजा हूँ। फिर शेर ने बोला तुम तो लड़ रहे थे, तुम्हारा बंटवारा तो मैंने करवाया, तो जो आर्बिट्रेटर, तो तुम्हारा आर्बिट्रेटर मैं हूं, बंटवारा करवाने वाला, सुलह करवाने वाला, तो इसीलिए एक टुकड़ा और मेरा बनता है। तो शेर ने 4 में से 3 टुकड़े ले लिए। बोले जो भी तुम्हारा हिस्सा है ना, चुपचाप इसे बांट के खा लो। तो जैसे ये शेर है, इसके पास बड़े वाला हिस्सा है। तो अब लायंस शेर का क्या मतलब है कि भाई किसी चीज को ऐसे बांटना कि उसका बड़ा सा हिस्सा खुद ले लेना, उसका मेजर पार्ट खुद ले लेना, मीन्स द मेजर शेयर ऑफ समथिंग। बीइंग एन बीइंग ऑन इंस्पेक्टर्स पोस्ट, इंस्पेक्टर की पोस्ट पे होते हुए क्रीम ने क्या किया, क्रीम टुक लायंस शेयर फ्रॉम ब्राइब। भाई बड़ी पोस्ट पे था तो ब्राइब में से वो बड़ा हिस्सा रख लेता था क्रीम अपने पास। मीडास टच, अब ये जो मीडास है ये भी एक पहले राजा हुआ करता था या कोई आम बंदा था। मैंने डीडी मेट्रो पे इसकी कहानी देखी थी, मेरे को अब तक याद है जब डीडी मेट्रो चलता था, कि उस दिन की जो मेरे को कहानी याद है वो बताता हूँ। एक पर्सन था, उसने किसी तरह भगवान को खुश करके या किसी को खुश करके ये वरदान ले लिया था कि वो जिस भी चीज को टच करेगा वो सोने की बन जाएगी। तो उसने वरदान ले लिया, फिर उसने क्या किया, अपने सोफे को टच किया, वो भी सोने का बन गया। बेड को टच किया, वो भी सोने का बन गया। उसने अपनी दीवारें भी टच कर दी, वो भी सोने की बन गई। उसने अपने बर्तन भी टच कर दिए, वो भी सोने के बन गए। पूरा दिन खुशी खुशी भागता रहा, सारी चीजों को सोने का बनाता रहा। फिर एट द एंड ऑफ द डे जब वो थक गया, तो उसने अपनी बेटी को कहा कि भाई कुछ खाने का लाओ, बस अब मतलब काफी अमीर हो गए हैं, बाकी टचिंग कल करेंगे। तो उसकी बेटी ने उसको एक सेब दिया, वो भी सोने का बन गया। फिर वो दुखी हुआ कि ये क्या मतलब, कुछ और मंगाया बेटी से खाने का, वो भी सोने का बन गया। तो उसने दुखी हो गया, बोला चलो पानी ही दे दो, इसका निकालते हैं सॉल्यूशन। बेटी पानी लाई, वो भी सोने का बन गया। तो अब तो समझ गए थे दोनों कि भाई मौत है, अब तो कुछ भी खा नहीं सकता पर्सन, जिसको भी टच कर रहा है वो सोने का बन रहा है। तो वो पर्सन और उसकी बेटी दुखी होके गले मिले, वो बेटी भी सोने की बन गई। तो मतलब कि यहाँ पे तो चलो एट द एंड कुछ सिखाने के लिए कि भी ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, इसलिए एक कहानी थी। लेकिन मीडास, मीडास इस पर्सन का नाम है। तो मीडास टच का क्या मतलब है कि इस पर्सन का टच, मतलब कि एक ऐसा पर्सन जो जिस भी चीज को टच करेगा वो प्रॉफिटेबल हो जाएगी, जिस भी बिजनेस को टच करेगा वो प्रॉफिट देने लगेगा, उसको बोलते हैं मीडास टच। ए मैन विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर और कैपेसिटी टू मेक एनी वेंचर प्रॉफिटेबल, कि किसी भी वेंचर को फायदे में रखे। प्रॉफिट्स आर डाउन, हैज मोहन लॉस्ट हिज मीडास टच, इसका क्या मतलब है कि भाई फायदे कम हो रहे हैं, मोहन का मिडास टच खत्म तो नहीं हो रहा है। मोहन में मिडास टच था, वो हर एक चीज को प्रॉफिटेबल बना देता था, आजकल प्रॉफिट डाउन है। जेल बर्ड, एक्चुअल सिचुएशन से है ये कहानी कि पहले कहीं पर इंग्लैंड में, शायद मेडिवल इंग्लैंड में, जो अपराधी थे उनको पक्षियों की जैसी, जैसे ये पिंजरा है, इनमें ऊपर लटका के रखते थे रियल में। तो फिर बर्ड की सेंस तो आप पकड़ गए होंगे कि भी जैसे पक्षियों को रखते हैं,
और जब भी जो लोग थे, जो विजिटर थे, वो जेल में जाते थे, तो वहां के जो गार्ड थे वो उन लोगों के बोलते थे कि ये जेल बर्ड है, मतलब इनके लिए वर्ड यूज किया गया था। और आप इसको अलग स्पेलिंग के साथ भी पाओगे इसी चीज को, जेओल बर्ड, जेओल बर्ड, यही कहावत मिलेगी इसी स्पेलिंग के साथ। तो जेल बर्ड उसके बाद यूज करने लगे नॉर्मल कैदी के लिए भी, उसी टाइम के बाद से, कि भाई नॉर्मल जो भी कैदी एक बार, जैसे संजय दत्त भी जेल बर्ड है, वो भी गया हुआ है जेल में, सलमान खान भी जेल बर्ड है, ऐसे ए पर्सन हु इज और हैज बीन कन्फाइंड इन जेल, जो जेल में है या कभी जेल में रह चुका है। जैसे महात्मा गांधी वाज ए जेल बर्ड बिफोर कमिंग टू इंडिया, महात्मा गांधी जब इंडिया आए उससे पहले ही वो जेल बर्ड थे। ये क्वेश्चन भी आया था एसएससी में कि महात्मा गांधी को जेल में कब डाला गया था, ईयर मेरे को याद नहीं, लेकिन जब वो साउथ अफ्रीका में थे तब वो जेल में रह चुके हैं एक बार इंडिया में आने से पहले। नेक्स्ट इज पेंडोराज बॉक्स, फिर से मिथोलॉजिकल स्टोरी है। भगवान ने, एक लेडीज थी पेंडोरा, उस स्टोरी के अकॉर्डिंग धरती की पहली लेडीज, उसको पेंडोरा को एक डिब्बा दिया और पेंडोरा को बोल दिया कि इसको किसी भी हालत में खोलना नहीं है। अब आप समझ गए होंगे, पेंडोरा ने खोल दिया डिब्बा क्यूरियोसिटी से, अगर किसी को ये बात बोलोगे तो खोलेगा ही पक्का। तो पेंडोरा ने जैसे ही वो बॉक्स खोला तो ये देखो, दुनिया के सारे दुख दर्द, दुनिया की सारी बुरी आदतें, सारे दुख उस डिब्बे से निकले और वो सारी दुनिया में फैल गए। तो पेंडोराज बॉक्स का क्या मतलब है कि मुसीबतों का पिटारा, मतलब जहां पे सारी मुसीबतें भरी पड़ी हों उसको बोलते हैं पेंडोराज बॉक्स, जहां से अनएक्सपेक्टेड मुसीबतें निकल आई जिसका कभी किसी ने सोचा भी नहीं हो, दुनिया की सारी मुसीबतें। तो समथिंग दैट क्रिएट्स ए लॉट ऑफ न्यू प्रॉब्लम, दुनिया में पहले प्रॉब्लम थी नहीं, ये नई नई आई थी, न्यू प्रॉब्लम दैट यू डिड नॉट एक्सपेक्ट, पेंडोरा ने सोचा भी नहीं था, एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो ऐसी मुसीबतों का पिटारा जो नई नई अनएक्सपेक्टेड मुसीबतें ले आए। जैसे रिटर्न ऑफ गांधी जी टू इंडिया वाज लाइक ओपनिंग ऑफ पेंडोराज बॉक्स फॉर ब्रिटिशर्स, कि जब गांधी जी इंडिया आए तो वो मुसीबतों का पिटारा थे अंग्रेजों के लिए। बड़े सारे चंपारण हुए, चोरी चोरा वगैरह, मतलब बड़े सारे इंसिडेंट्स हुए जिनके कारण अंग्रेज एंड में चले गए। टू राइज लाइक ए फिनिक्स, फिर से एक मिथोलॉजिकल स्टोरी है। इजिप्टियन मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग, इजिप्ट जो देश है उनके अकॉर्डिंग डेजर्ट में एक पक्षी रहता था जिसका नाम था फिनिक्स, और वो 500 साल तक जीता था और डेजर्ट में रहता था, रेगिस्तान में। और 500 साल जीने के बाद वो क्या करता था, वो खुद ही अपने आप को आग में जला लेता था और उसकी राख बन जाती थी, और उसके बाद वो उस राख से फिर से जन्म लेता था, पुनर्जन्म, और दोबारा नई उमंग नई जवानी के साथ वो जन्म लेता था। जैसे यहाँ पे ये उसी का रूप मर चुका है और ये उसका नया रूप है, नए जोश के साथ नई ताकत के साथ उभरता। तो टू राइज लाइक ए फिनिक्स, एक फिनिक्स की तरह राइज करना, मतलब कि कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है फिनिक्स, राख बन चुकी है, फिर भी उठा। मतलब कोई ऐसी चीज जो लोगों को लग रहा हो कि अब तो ये खत्म हो गई, फिर वहां से उठना, एक हीरो की तरह बड़े तगड़े नई उमंग के साथ उठना। मीन्स एमर्ज रिन्यूड आफ्टर एपेरेंट, एपेरेंट मतलब टोटल डिजास्टर और डिस्ट्रक्शन, कि फिर से नएपन के साथ उठना जब टोटल डिजास्टर हो चुका हो वहां से। ए फ्यू मंथ्स आफ्टर द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के कुछ महीने बाद large sections of city has risen like a phoenix from its ashes, इसी कहावत को ऐसे भी यूज करते हैं, rise like a phoenix from its ashes, मतलब कि राख से उठना। या फिर इसका आपको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं कि 1945 में जापान ने सरेंडर किया था, मतलब 1945 में वो आजाद हुआ था, 19 सॉरी गलत बता गया मैं, हाँ सरेंडर किया था 1945 में। और क्या बोलते हैं उनके ऊपर, वो वर्ल्ड वार के बाद अपने एटम बम गिराए गए थे हिरोशिमा और नागासाकी में जापान के ऊपर,
और 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था। तो सिर्फ 2 साल का फर्क है, और उनके ऊपर 2 साल पहले एटम बॉम्ब्स पड़े थे, लेकिन फिर भी जापान हमसे कितना आगे है। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, आफ्टर द इंसिडेंट एट हिरोशिमा एंड नागासाकी जापान रोज लाइक ए फिनिक्स फ्रॉम इट्स एसिस। अब उनमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है उस देश में। सो द ड्रैगन्स टीथ, फिर से एक मिथोलॉजिकल स्टोरी, ग्रीक की है ये स्टोरी। एक पर्सन था, उस स्टोरी के अकॉर्डिंग उसको बोलते हैं कि वही सभ्यता लाया था और वही साक्षरता लाया था, मतलब सिविलाइजेशन और लिटरेसी वही लेके आया था। उसने क्या किया, गलती से एक ड्रैगन था जो उनके इलाके को गार्ड करता था, गलती से उस ड्रैगन को मार दिया। तो अब तो भाई पछता रहा था कि भाई ये ड्रैगन गार्ड करता था, इसको गलती से मार दिया। तो एक देवी ने उसको बताया कि जो इस ड्रैगन के दांत है ना, इनको बो दो, इनसे अच्छे अच्छे वॉरियर उगेंगे और वो फिर से हेल्प करेंगे सिटी को गार्ड करने में। तो उसने, अब ये क्या है, सो द ड्रैगन टीथ, ड्रैगन के दांत बोना। तो उसने दांत बो दिए, और दांत बोए क्यों थे, अच्छी चीज की उम्मीद कर रहा था कि भी वो वॉरियर निकलेंगे। लेकिन जब उसने दांत बोए, वॉरियर तो निकले, लेकिन उन वॉरियर में ही लड़ाई हो गई आपस में गद्दी को लेके। मतलब कोई ऐसा काम करना जो अच्छे की उम्मीद से किया गया हो, लेकिन उसका उल्टा हो जाए, जस्ट एग्जैक्टली ऑपोजिट। गद्दी की रक्षा करनी थी, गद्दी पे खतरा हो गया, नए वॉरियर आ गए खतरनाक वाले। टू टेक एक्शंस दैट आर इंटेंडेड टू बी गुड और यूजफुल, ऐसे एक्शन लेना जो अच्छी चीज सोच के लिए गए हों, एंड एंड अप क्वाइट द ऑपोजिट, और उनका उल्टा ही असर हो। जैसे कि ब्रिटिशर्स शोड ड्रैगन्स टीथ, ड्रैगन के टीथ उन्होंने बो दिए, व्हेन दे हेल्प्ड फाउंडिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस। एक सेफ्टी वॉल थ्योरी है, अगर आप लोगों ने पढ़ी हो तो, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1885 में बनाई गई थी, वो बनाई गई थी कि इंडिया के जो मूवमेंट्स हो रहे हैं बहुत ज्यादा, उनको कंट्रोल किया जाए। तो ब्रिटिशर्स ने वो फाउंड क्यों की थी, कि भाई इंडिया की चीजें कंट्रोल में हो जाए। लेकिन बाद में आईएनसी ने ही आजाद करवा दिया, एग्जैक्टली इसका उल्टा हो गया ना। तो उन्होंने ड्रैगन का दांत बो दिया, दे सो द ड्रैगन्स टीथ। अप वंस स्लीव्स, या फिर क्या बोलते हैं इसको, एस अप वंस स्लीव्स। एस का मतलब है इक्का, कि बाजुओं में एस अप वंस स्लीव। तो इसके पीछे बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है कि जो जादूगर हैं वो कुछ चीजें, जो भी अपनी चीजें छुपाते हैं, वो अपने ओवरकोट की स्लीव में छिपाते हैं, ऐसे जो भी छिपाने की चीजें। तो जब भी उसने कोई नया जादू दिखाना होता है तो वो अपनी स्लीव में से चीज निकालता है। तो इसका मतलब है कि भाई कोई स्ट्रेटजी, आइडिया या रिसोर्स जो आपने यहाँ पे सीक्रेट रखा हो, कि जब भी जरूरत होगी, जब भी नया जादू दिखाना है, उसको हम निकालेंगे। मतलब कोई दांव पेच छुपा के रखना, स्लीव में अपनी बाजू में छुपा के रखना, कोई भी दांव पेच, उसको बोलते हैं एस अप वंस स्लीव्स। इनिशियली स्टार्टिंग में वी थॉट रेड हाउस वुड लूज द रिले, स्टार्टिंग में हमने सोचा कि भी रेड हाउस रिले हार जाएगा, बट राहुल द लास्ट मेंबर वाज एस अप देयर स्लीव्स, कि राहुल जो रिले में चौथा बंदा था, वो खतरनाक दौड़ता था, उसने उनको रेस जितवा दी। वो उनका हुकुम का इक्का था, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हुकुम का इक्का, जो लास्ट में रखने के लिए, लास्ट में मारने के लिए रखा हो। व्हाइट एलिफेंट काफी इंटरेस्टिंग और रियल ओरिजिन है इसके पीछे। और आपको पता भी होगा कि सफेद हाथी कहाँ पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर है, थाईलैंड में पाए जाते हैं। और थाईलैंड के अंदर पुराने टाइम में जो सफेद हाथी थे, उनको काफी पवित्र माना जाता था, और अलग एशियन कंट्रीज में भी ये थे। लेकिन एक सफेद हाथी रखना काफी महंगा होता था, क्योंकि उसके लिए एक तो स्पेशल खाना देते थे, क्योंकि अब भाई उसको पूजते थे, जैसे इंडिया में गाय को पूजते हैं, आजकल तो वैसे घूमती रहती है रोडों पे, तो सफेद हाथी को पूजते थे, तो उसके लिए स्पेशल खाना देते थे। और कोई और आस पड़ोस के लोग भी उसको पूजना चाहें तो उनके लिए स्पेशल एंट्रांस भी देते थे कि भाई आप पूजो।
उनको भी पूजने के लिए अलाउ करते थे। तो महंगा था सफेद हाथी रखना। तो थाई किंग जो था, थाईलैंड का राजा, वो जब भी किसी भी पर्सन से डिससेटिस्फाइड हो जाता, नाराज हो जाता, तो वो क्या करता, उसको एक सफेद हाथी गिफ्ट कर देता। क्यों? क्योंकि जिसको भी वो गिफ्ट दिया गया था उसको उसका ध्यान तो रखना पड़ेगा। उसको तो पूछते थे, महंगा खाना, लोगों के लिए भी आने जाने का रास्ता, उसको पूजना। तो जिसको भी सफेद हाथी दिया जाता था वो कंगाल हो जाता था जल्दी ही। तो सफेद हाथी का क्या मतलब है? ए पोजेशन, कोई भी चीज आपकी, कोई भी जायदाद, जमीन, विच इट्स ओनर कैन नॉट डिस्पोज ऑफ, मतलब किसी के पास ऐसी चीज हो ना जिसको आप फेंक भी नहीं सकते। एंड हुज कॉस्ट, और जिसका खर्चा, पर्टिकुलरली दैट ऑफ मेंटेनेंस, इज आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू इट्स यूजफुलनेस, कि उसकी मेंटेनेंस का खर्चा उसकी यूजफुलनेस से काफी ज्यादा हो, तो उसको बोलते हैं व्हाइट एलिफेंट, उस गिफ्ट को। द लैम्बोर्गिनी गिफ्टेड बाई माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड ने लैम्बोर्गिनी गिफ्ट की, दैट इज ए व्हाइट एलिफेंट। तो अब दोस्त ने गिफ्ट किए तो अब उसको मैं बेच भी नहीं सकता, लेकिन अब उसको मेंटेन भी करना पड़ता है, और ऊपर से इंडिया के रोड्स पे वो चलती भी नहीं है, ब्रेकर वगैरह ऊंचे ऊंचे हैं कॉलोनीज में। तो वो व्हाइट एलिफेंट हो गई ना, कि उसकी साफ सफाई भी रखो, मेंटेनेंस भी रखो, और उसको मैं डिस्पोज भी नहीं कर सकता। ऐसे गिफ्ट को बोलते हैं व्हाइट एलिफेंट। वुल्फ इन शिप्स क्लोथिंग, आपने भी बचपन में एक कहानी पढ़ी होगी जहां से ये ली गई है, कि एक बार एक भेड़िया था, उसने सोचा कि यार भाग भाग के शिकार करना पड़ता है, तो उसने क्या किया, भेड़ की खाल पहनी जैसे यहाँ पे, और भेड़ों के झुंड में जाके छुप गया। तो भेड़ों के बीच में वो घूमता रहा पूरे दिन। तो गडरिया आया, सारी भेड़ों को ले गया, उसने कमरे में बंद कर दिया सारी भेड़ों को, जहाँ पे भी बंद करना होता है। और भेड़िए ने सोचा कि अब रात को आराम से रोज एक एक भेड़ खाएंगे आराम से यहीं पे। तो क्या हुआ, अब जो गडरिया था वो डेली एक भेड़ बनाता था, मीट बनाता था। तो गडरिया सीधा आया, उसने गेट खोला, भेड़िए की गर्दन पकड़ी और सिर में दे के मारा उसको लठ, और वो वहीं पे मर गया, और उसका मीट बना के खा गया। एक्चुअल स्टोरी तो ये है पूरी, लेकिन ये जो ईडियम ली गई है ये उसके एक हिस्से से ली गई है, कि भाई वुल्फ इन शिप्स क्लोथिंग का मतलब है कि एक ऐसा पर्सन जो किसी भेष में छुपा हुआ हो, जैसे भेड़ की खाल में छुपा हुआ है, अंदर से बहुत ही क्रूर हो, उसके इरादे कुछ और हो, लेकिन ऊपर से भेष बदल के आया हुआ हो। मतलब समवन हु हाइड्स मैलेसियस, मैलेसियस मतलब मलिन, गलत इरादे, इंटेंट मतलब इरादे, मलिन इरादे, अंडर द गाइज ऑफ, गाइज मतलब उसके नकाब के पीछे, ऑफ, नकाब ऑफ काइंडलीनेस, मतलब कि ऐसे दया, अच्छा मीठा मीठा बन जाए वो बंदा, लेकिन उसके अंदर नफरत भरी पड़ी हो। जैसे आपने मूवीज में कई विलेन भी देखे होंगे जो बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, लेकिन उनके अंदर से बहुत नफरत भरी होती है। मोहन इज ए वुल्फ इन शिप्स क्लोथिंग, मोहन एक वुल्फ है शिप्स क्लोथिंग में। ही हेट्स सोहन, वो सोहन से नफरत करता है। बट वेन एवर ही नीड समथिंग फ्रॉम हिम ही बिकम्स वेरी पोलाइट टू हिम, तो सोहन से नफरत करता है, लेकिन जब भी कोई चीज चाहिए तो उसके साथ बड़ी नम्रता से बात करता है। तो वो वुल्फ इन शिप्स क्लोथिंग है, ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। वेट बिहाइंड द ईयर्स, काफी इंटरेस्टिंग लॉजिक है इसके पीछे, कि जब भी किसी भी भैंस का कोई भी कटड़ा जब पैदा होता है, जैसे ये आप यहाँ पे देखो, तो इसके ऊपर ये फ्लूइड लगा हुआ होता है, इसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। तो ये जो फ्लूइड है इसको भैंस ऐसे चाट चाट के पूरा उतार देती है इस फ्लूइड को, जब भी ये कटड़ा पैदा होता है। लेकिन एक जगह बच जाती है कान के पीछे, यहाँ पे वो चाटती नहीं है, बिकॉज इसके कान ऐसे चिपके होते हैं। तो क्या होता है कि वेट बिहाइंड द ईयर्स, वो कान के पीछे से गीला रह जाता है, और कान के पीछे की जगह अपने आप ही कुछ दिनों में सूखती है वहां का जो फ्लूइड है। तो जब भी कोई पर्सन किसी भी फील्ड में नया नया हो तो उसको बोलते हैं भाई इसके तो अभी कान भी नहीं सूखे हैं, मतलब अभी बिल्कुल ही नया है, इनएक्सपीरियंस्ड है, एमेच्योर है। टू बी यंग एंड विदाउट एक्सपीरियंस उसको बोलेंगे
वेट बिहाइंड द ईयर्स। आई वॉन्ट टेक रवि आनंद इन माई टीम, मैं रवि आनंद को अपनी टीम में नहीं लूंगा, क्यों? बिकॉज ही इज स्टिल वेट बिहाइंड द ईयर्स, वो अभी भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, यंग है। बाइट द बुलेट, काफी इंटरेस्टिंग ओरिजिन और लॉजिक है इसके पीछे। पहले जब आर्मी में लड़ाई होती थी एक दूसरे देशों के बीच में, तो भाई जनरली वहां पे इतनी ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं, तो एनेस्थीसिया होती है बेहोश करने की, सुन करने की चीज। तो जब भी एनेस्थीसिया इतनी मात्रा में अवेलेबल ना हो या बिल्कुल भी अवेलेबल ना हो, तो लोगों को बोलते थे, सोल्जर को, कि ये बुलेट मुंह में रख के चबा लो। क्यों चबा लो? जैसे इस पर्सन का ऑपरेशन हो रहा है और इसके मुंह में कपड़ा दे रखा है, कि कपड़े को पकड़ के जोर से दबा, हम यहाँ पे तुम्हारा ऑपरेशन कर देते हैं, इससे थोड़ी हेल्प मिलेगी तुम्हें। तो उनके मुंह में बुलेट देते थे और ऑपरेशन कर देते थे। तो मीन्स उनको बोलते थे कि प्लीज बाइट द बुलेट एंड लेट मी डू माई वर्क। तो जब कोई भी पर्सन बुलेट बाइट करेगा, मतलब वो एक अनप्लीजेंट सिचुएशन में से गुजर रहा है, लेकिन ब्रेवरी से उसका सामना भी तो कर रहा है ना, कि भाई मुझे बुलेट बाइट करनी पड़ी, मतलब एक अनप्लीजेंट सिचुएशन का ब्रेवरी से सामना करना पड़ा। तो क्या मतलब है? टू फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट और डिफिकल्ट, और टू बी ब्रेव इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। आई हेट गोइंग टू द डेंटिस्ट बट आई विल जस्ट हैव टू बाइट द बुलेट, लेकिन मुझे ब्रेवरी से वहां पे जाना पड़ेगा और उस अनप्लीजेंट सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा, बेशक से मैं डेंटिस्ट के पास जाना पसंद नहीं करता। मेयर्स नेस्ट, ये कहावत काफी पॉपुलर है, पिछले 2-3 एग्जाम में आ चुकी है एसएससी के, और इसके दो मतलब हैं ऊपर से। इसके पीछे जो पहला लॉजिक है, पहला लॉजिक तो ये है, मेयर होती है घोड़ी और नेस्ट होता है घोंसला। ये घोड़ी है, ये घोंसला है, और एक्चुअल में मैं आपको बता दूं, घोड़ी घोंसला नहीं बनाती है, घोड़ी पक्षी नहीं है ना। तो सबसे पहला मतलब तो इसी से क्लियर है। मेयर्स नेस्ट का मतलब है, अगर अब आप अपने दोस्त को बोलो कि यार मैंने तो घोड़ी का घोंसला खोज लिया है, वैसे एक्चुअल में तो घोड़ी का घोंसला होता ही नहीं ना, तो आपने एक पता नहीं क्या खोजा होगा, एक वेस्ट सी चीज खोजी होगी। या फिर एक्चुअल एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, आप अपने किसी दोस्त को बोलते हो कि एक क्वांट का नया कंसेप्ट मैंने खोजा है, अपने टीचर को बोलते हो, फिर मैंने शॉर्टकट खोज लिया है, देखो इस क्वेश्चन को ऐसे करके कर सकता हूँ। फिर आपका टीचर बोलता है ये वैल्यूज के कारण यहाँ पे ये फॉर्मूला लग रहा है जो तुम लगा रहे हो, ये कुछ भी नहीं है, जब वैल्यू चेंज होगी ना ये फेल हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है? ए मच वांटेड, वांटेड मतलब जिसकी बहुत तारीफ की गई हो, बढ़ा चढ़ा के बताया गया हो, ए मच वांटेड डिस्कवरी, यार बहुत अच्छी चीज है ये तो, विच लेटर टर्न्स आउट टू बी इलजरी और वर्थलेस, बाद में पता चले इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। तो इसको आप यहाँ से याद कर सकते हो कि घोड़ी का घोंसला होता नहीं है, अगर कोई उसे खोजे बाद में पता चलेगा ये होता ही नहीं है, मैंने कुछ नहीं खोजा। तो मनरेगा टर्न्ड आउट जस्ट ए मेयर्स नेस्ट, मनरेगा को स्टार्टिंग में क्या देखा था कि सबको रोजगार मिल जाएगा, ये है वो है, लेकिन वो एंड में तो वर्थलेस ही चीज निकली ना, कुछ भी निकली नहीं इतना खास, उससे देश भी डेवलप होगा और रोजगार भी मिलेगा, ऐसा कुछ उससे खास हुआ नहीं। या फिर इसका दूसरा मतलब है ए वेरी कंफ्यूज्ड सिचुएशन, एग्जाम में ये दोनों ऑप्शंस इकट्ठे नहीं आएंगे। कंफ्यूज्ड सिचुएशन या कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज, दोनों चीजों में इसको यूज कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स चीज जैसे स्टॉक मार्केट इज ए मेयर्स नेस्ट, स्टॉक मार्केट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है, दैट स्केर्सली मतलब हार्डली, मुश्किल से, समवन कैन अंडरस्टैंड, मुश्किल से कोई उसको समझता है। सो स्टूडेंट, हाँ भाई, ईडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ने में मज़ा आ रहा है। तो इस वीडियो के अंदर जो ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं वो तो आपको याद हो ही जाएंगे, लेकिन आपने सिर्फ इस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना कि सर और ईडियम्स एंड फ्रेजेस करवाओ इसी तरीके से, वो तो मैं करवाऊंगा ही, लेकिन आपको एक तरीका समझ में आ जाना चाहिए कि ईडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। और एक ऐसी ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वो आप देखना। तो ये तो है इंग्लिश जो मेरा कोर सब्जेक्ट नहीं है, मेरा जो कोर सब्जेक्ट है जिसके ऊपर मैंने सबसे ज़्यादा टाइम लगाया है वो है मैथ्स।
अगर कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता है तो उनके लिए ये मैं बता रहा हूँ कि मैथ्स के जो अपने फ्री वीडियोस हैं, अपना जो एंड्रॉयड ऐप है E1 कोचिंग सेंटर का, उस एंड्रॉयड ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो वहाँ पर आपको जितने भी फ्री वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। और साथ में ही मैथ्स का मेरा एक पेड कोर्स है जिसके अंदर मैंने 0 से लेकर बिल्कुल टॉप लेवल तक SSC, CDS, रेलवे, ये सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आ सकता। वहाँ पर जो कंसेप्ट हमने जिस साइंटिफिक वे से कवर किए हैं, इंग्लिश आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पता लग गया होगा, तो उसके लिए आप इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। बाकी अभी आप इस इंग्लिश की वीडियो को एंजॉय करते रहिएगा। कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, इसका हिंदी में मतलब होगा भैंस के आगे बीन बजाना। जैसे कि आप इस पिक्चर के अंदर देख रहे हैं कि अगर कोई सूअर है, स्वाइन मीन्स पिग, अगर कोई सूअर है उसके आगे आप पर्ल्स मतलब कि मोती, उसके आगे अगर आप मोती फेंकोगे तो भाई सूअर को कीचड़ ही पसंद है, वो मोतियों को कोई भी भाव नहीं देगा। ठीक है, मतलब इतनी महंगी चीज है फिर भी वो कीचड़ की तरफ जाएगा। बीन एक इतना अच्छा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है कि सांप उसके ऊपर नाचता है, लेकिन फिर भी भैंस को बीन समझ में नहीं आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि कोई अच्छी चीज किसी गलत आदमी के हाथ में देना, मतलब एक वैल्यूएबल चीज एक रॉन्ग आदमी के हाथ में देना। तो इसका मतलब हो गया कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन का ए राइट थिंग इन रॉन्ग हैंड्स। ठीक है, तो डेफिनेटली ये समझ में आ गया होगा। और इसका सेंटेंस है जी, आई एम अफ्रेड यू आर कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन विद योर गुड एडवाइस, ही वोंट लिसन, कि आप अपनी अच्छी एडवाइस दे रहे हैं, भाई वो नहीं सुनेगा, वो इसकी कदर नहीं करेगा। यू आर कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है भाई मच क्राई एंड लिटिल वूल। इसका हिंदी वर्जन है खोदा पहाड़ निकली चुहिया। मतलब हमने इतना ज्यादा एफर्ट लगाया और निकला क्या, छोटी सी चुहिया। तो मान लो ये कहावत निकली है जब हम किसी भी पिग के, सूअर के बाल काटे ऊन लेने के लिए, वूल लेने के लिए, तो भाई सूअर को कंट्रोल में करना पड़ेगा। सूअर रोएगा, मुश्किल से उसको पकड़ के रखेंगे, फिर उसके बाल काटेंगे उनके लिए। लेकिन सूअर के शरीर पर बाल कितने होते हैं, थोड़े से तो होते हैं अगर एक भेड़ से कंपेयर करोगे तो इतने ज्यादा एफर्ट और रिजल्ट थोड़ा सा। तो इसका मीनिंग क्या हो गया भाई, पुटिंग ए लॉट्स ऑफ एफर्ट फॉर लिटिल और नो गेन्स। इतने ज्यादा एफर्ट लगाना थोड़े से या ना के बराबर फायदे के लिए। दैट इज मच क्राई एंड लिटिल वूल। तो इसका सेंटेंस में यूज होगा, इफ करप्शन कीप्स ऑन प्रिवेलिंग इन SSC एग्जाम्स देन प्रिपेयरिंग फॉर ए जॉब विल बी ए गुड एग्जाम्पल ऑफ मच क्राई एंड लिटिल वूल। मतलब बहुत ज्यादा दम लगाना पड़ेगा और एफर्ट या तो रिजल्ट मिलेगा नहीं या थोड़ा सा मिलेगा, छोटी पोस्ट मिलेगी एक ईमानदार कैंडिडेट को। ठीक है, नेक्स्ट है लंप इन द थ्रोट, मतलब गला भर जाना। तो भगवान करे ऐसा काम ना हो, लेकिन मान लो कि आपके सामने आपके किसी नियर एंड डियर का कोई एक्सीडेंट होता है और कोई आपसे पूछता है उसी वक्त कि भाई ये सब कैसे हुआ। तो ऐसी फीलिंग होती है ना गले के अंदर की, मतलब गला भर आता है, आप बता नहीं पाते इमोशंस के कारण, आवाज नहीं निकलती कभी कभी। ठीक है, जैसे कि यहां पर पिक्चर में आप देख सकते हैं, ऐसे बताया हुआ है जस्ट शो करने के लिए। ठीक है, मतलब टू बी डिफिकल्ट ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस नहीं कर पाना, क्यों, ड्यू टू एन इमोशन, इमोशन के कारण एक्सप्रेस नहीं कर पाना बात को, मतलब यू आर फेसिंग ए लंप इन योर थ्रोट। तो इसके लिए भाई सेंटेंस का यूज है, द साइट ऑफ द एक्सीडेंट ब्रोट ए लंप इन हर थ्रोट। उसने एक्सीडेंट की साइट देखी जो कि भयावह थी, खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था, तो उसका गला भर आया, चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट है बर्ड्स ऑफ सेम फेदर, मतलब कि एक ही थैली के चट्टे बट्टे। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं बर्ड्स ऑफ सेम फेदर, इसके साथ में एक और इडियम आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर, इसका मतलब क्या है कि जो एक ही फेदर के बर्ड हैं, मतलब कि एक जैसे इंसान हैं।
ठीक है, मतलब तोते या कौए जो बिल्कुल एक जैसे हैं वो फ्लोक टुगेदर मतलब कि इकट्ठे रहेंगे, या फिर ऐसे भी बोल देते हैं कि वो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, मतलब एक जैसे ही हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। दे आर बर्ड्स ऑफ सेम फेदर। तो इसका मीनिंग क्या होएगा? पीपल विद सेम कैरेक्टर और नेचर, जो लोग सेम कैरेक्टर और नेचर के हैं, ठीक है। जैसे यू कैन नॉट एक्सपेक्ट गुड बिहेवियर फ्रॉम राम एंड श्याम इधर, राम और श्याम से गुड बिहेवियर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, दे आर बर्ड्स ऑफ सेम फेदर, ठीक है। और यार इसके लिए एक हरियाणवी में मेरे को कहावत याद आ रही है, तो मैं बताना चाहूंगा, मेरी बोली है कि ढेड न ढेड गंगा जी के किनारे टोले, ठीक है। हरियाणवी के अंदर ये बोली जाती है कि अपने जैसे पर्सन को कहीं पे भी ढूंढ लेगा, गंगा जी के किनारे पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, फिर भी बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, फिर भी इकट्ठे मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 9 days वंडर मतलब कि 4 दिन की चांदनी फिर वही अंधेरी रात। कभी कभी मान लो जब आपने नया फोन लिया, अपना ड्रीम फोन लिया, जब फोन लेना होता है तो लोग क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं कि ये वाला लूंगा, और जब नया नया फोन आया है तो उसको दोस्त को भी नहीं देंगे, उसको कहीं पर रखेंगे भी नहीं, स्क्रैच जो लग जाएंगे, रुमाल के ऊपर रखेंगे भाई, स्क्रैच नहीं लग जाएंगे, 2-2.5 महीने तक या फिर मान लो 1 महीने तक ऐसे किसी को देंगे नहीं, फिर बाद में वही दोस्त ने फोन मांगा तो बेड पर फेंक दिया, ये ले। मतलब वो फीलिंग्स जो काफी तगड़ी हैं, काफी अच्छी हैं, लेकिन कुछ दिन के लिए टिकने वाली हैं, ठीक है। 9 days वंडर, 9 दिन का काम है यार, फिर वही हो जाएगा। जैसे कि समथिंग दैट क्रिएट्स ए शॉर्ट टर्म सेंसेशन, छोटे टर्म की सेंसेशन अगर कोई चीज क्रिएट करती है तो उसको बोलते हैं 9 days वंडर, ठीक है। तो इसका सेंटेंस होएगा, हैप्पीनेस सीम्स टू बी ए 9 days वंडर, कि हम इंसानों को जो खुशी है वो 9 days वंडर लगती है, कभी कभी दुख आ जाता है तो फिर लगता है भाई वही दिन आ गए। देन नेक्स्ट है एप्पल ऑफ वंस आई, मतलब आंखों का तारा। तो जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं कि ये जो मदर हैं ये अपने बेटे से कितना प्यार करती हैं, मतलब ये बच्चा इनकी आंखों का तारा है, मींस ही इज एप्पल ऑफ हर आईज। तो कोई भी हर्ट के क्लोज हो पर्सन, उसके लिए यूज करते हैं, मींस ए पर्सन वेरी क्लोज टू हर्ट, उसके लिए क्या यूज करते हैं, एप्पल ऑफ वंस आईज। तो रोहन इज एप्पल ऑफ हिज मदर्स आई, और सिर्फ रोहन नहीं, दुनिया का हर बच्चा इज एन एप्पल ऑफ हर मदर्स, हिज मदर्स आईज, ठीक है। बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, इसका तो मैंने आपको ओरिजिन भी करवाया है ईडियम एंड फ्रेज की पुरानी वीडियोस के अंदर, वो भी आप मेरी देख सकते हो, ऐसे ही इंटरेस्टिंग मिलेंगे आपको। और इसका मतलब क्या है, आगे कुआं, मतलब एक तरफ डेविल और पीछे डीप ब्लू सी, आगे कुआं पीछे खाई, दोनों तरफ जब मुसीबत आई तो तब इस ईडियम फ्रेजेस को यूज करते हैं। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि ये इंसान है, इधर डेविल है, राक्षस है, इधर डीप ब्लू सी है, तो मींस बिटवीन 2 डिफिकल्ट सिचुएशंस, जब आपको चूज करना पड़े तो तब बोलते हैं भाई बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। इसका यूज क्या होएगा, महाराजा दशरथ वाज बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी व्हेन महारानी केकई आस्क्ड 14 years exile फॉर राम। महाराजा दशरथ सोच रहे थे उधर जाऊं तो मेरा वादा टूटेगा, मैंने वचन दिया है, उधर जाऊं तो भाई राम को वनवास देना पड़ेगा, आगे कुआं पीछे खाई। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, अब भाई दांतों की क्या स्किन होती है, दांतों के ऊपर स्किन होती है, नहीं होती ना स्किन, तो ये कहने के लिए ये बोलते हैं कि बाल बाल बचना, कि आप किसी मुसीबत से इतने थोड़े से डिफरेंस से बचते हो जैसे दांतों की स्किन। जैसे यहां पर आप इस आदमी को देख सकते हो, मगरमच्छ के खाने से थोड़ा सा बचा, यहां से उठकर ये भागा, तो मींस ही सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम क्रोकोडाइल बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, ठीक है। तो भाई इसका मीनिंग क्या है, ए नैरो एस्केप या फिर ए वेरी नैरो एस्केप। व्हाइल फिशिंग रवि एस्केप्ड फ्रॉम बाय द स्किन ऑफ टीथ फ्रॉम क्रोकोडाइल्स बाइट, क्रोकोडाइल की बाइट से ये यहां पर रवि जो आपको दिख रहा है बाय द स्किन ऑफ ए टीथ ऐसे बचा। और यहां पर मैं आपको और भी इडियम बताना चाहूंगा जिनका मतलब यही है, जैसे कि ए हेयर ब्रेड्थ एस्केप, जब आप किसी चीज से एक बाल की ब्रेड्थ जितने दूरी से बचते हो तो वो भी तो यही है ना,
नैरो एस्केप, या फिर बाय ए विस्कर, यू एस्केप्ड बाय ए विस्कर। तो तीनों का मतलब सेम है, तीनों याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। एड फ्यूल टू फायर, तो काफी कॉमन कहावत है यार, मतलब आग में घी मत डाल लो, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसका मतलब है आग में घी डालना, मतलब पहले ही आग लगी हुई है। काफी कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है, वर्ड से ही आप देख पा रहे हो। अगर आग के अंदर आप इस फ्यूल डालोगे तो आग और ज्यादा बढ़ जाएगी, मतलब टू मेक ए मैटर वर्स, कोई सिचुएशन पहले से ही खराब है उसको और ज्यादा खराब कर देना, मींस एडिंग फ्यूल टू फायर। नेक्स्ट, इसके लिए हमारे पास सेंटेंस है, सुमित वॉज ऑलरेडी एंग्री विद यू, पहले ही गुस्से में था, एंड यू एडिड फ्यूल टू फायर बाय ब्रेकिंग हिज सेल फोन, और खराब काम कर दिया है। द नेक्स्ट, बाइट द डस्ट, मतलब कि धूल चाटना। इफ यू बाइट द डस्ट, आप धूल चाटते हो। जैसे यहां पर आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि इस आदमी को किसी ने धूल चटा दी, तो इसका मतलब क्या हो गया, किसी को भी बुरी तरह से हरा देना, टू बी डिफीटेड वेरी बैडली। तो इसका सेंटेंस में यूज होएगा, बाली मेड रावण बाइट द डस्ट, बाली ने रावण को बुरी तरह से हराया था, ही मेड रावण बाइट द डस्ट, ठीक है। इसके लिए एक और इडियम हो सकती है भाई, दैट इज लिक द डस्ट, ये भी इसका मतलब भी यही है, धूल चाटना, ठीक है। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए भाई ये ट्रम्पेट क्या चीज है। तो ट्रम्पेट है ये जो बाजा है ना, इसको ट्रम्पेट बोलते हैं, और इसको हिंदी में बोलते हैं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, मतलब अपनी तारीफ खुद करना। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, अपना बाजा खुद बजाना, अपनी खुद ही तारीफ करना, ठीक है। जैसे कि यहां पर इस आदमी को देखो, ये खुद ही बोल रहा है मैं फर्स्ट आया, ये हुआ वो हुआ, अपनी तारीफ खुद कर रहा है। तो यहां पर मीनिंग हो जाएगा टू प्रेज वन सेल्फ, खुद अपनी तारीफ करना। और इसका यूज हो जाएगा भाई सेंटेंस में, विशाल हैड वर्कड वेरी हार्ड टू अचीव AIR1, ऑल इंडिया रैंक 1 इन IAS, ही हैज एवरी राइट टू ब्लो हिज ऑन ट्रम्पेट। इतनी मेहनत की है भाई, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने का पूरा अधिकार है उसे, ठीक है। द नेक्स्ट इज बोन ऑफ कंटेंशन। तो कंटेंशन क्या होता है, कंटेंशन होता है झगड़ा, फसाद। तो फसाद की जड़, मतलब जिस चीज के कारण झगड़ा हुआ उसको बोलते हैं बोन ऑफ कंटेंशन। तो यहां पर एक पिक्चर है जो कि मैंने मेरे पुराने वीडियो में इसी से रिलेटेड एक और इडियम है, वो मैं आपको बताऊंगा, उससे रिलेटेड है। जैसे इन तीनों लोगों में इस सेब के कारण लड़ाई हो गई थी, एक पुरानी कथा है। तो ये सेब क्या है, दिस सेब, दिस एप्पल इज बोन ऑफ कंटेंशन, मतलब दिस इज रूट क्योज ऑफ फाइट। इसका सेंटेंस में यूज होएगा, द वेल्थ ऑफ फादर बिकेम एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू ब्रदर्स, या फिर became bone of contention between two brothers। यहां पर मैंने एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यूज कर लिया बिकॉज एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड भी एक इसी मीनिंग की ईडियम है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ये जो एप्पल है ये डिस्कॉर्ड का कारण बना। अगर आपको इसका ओरिजिन जानना है तो मेरी पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा ईडियम्स एंड फ्रेजेस की, ठीक है। तो इन दोनों को याद रखिएगा, बोन ऑफ कंटेंशन, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। बोजोम फ्रेंड का मतलब है कि जिगरी यार। जैसे कि आपको याद हो इतिहास के अंदर कृष्ण और सुदामा, इन दोनों की दोस्ती के किस्से गाए जाते हैं। तो कृष्ण एंड सुदामा वर बोजोम फ्रेंड्स, मतलब कि फास्ट फ्रेंड्स, काफी पक्के दोस्त, जिनको बोलते हैं ना लंगोटिया यार, तो उन्हीं को बोलते हैं जिगरी यार या बोजोम फ्रेंड्स। तो इनका यूज क्या हो गया, कृष्ण एंड सुदामा वर बोजोम फ्रेंड्स, ठीक है। ब्रॉड डे लाइट, मतलब कि दिन दहाड़े, खुले दिन में, शरे आम। जैसे यहां पर इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं मेरे ऊपर कि ये जो लेडीज है, ये जो लेडी है, ये इस आदमी का वॉलेट चुरा रही है। तो सरेआम, दिन दहाड़े, कितनी पब्लिक है यहां पर, तो इसको क्या बोलते हैं, इन डे लाइट और ओपनली, शरेआम कोई काम हो। तो अगर कोई क्राइम हो जाए या कुछ भी हो जाए जो कि ऐसे वक्त पर हो जहां पर ज्यादा पब्लिक होती हो या ज्यादा एक्टिविटी होती हो, तब उस वक्त इसको यूज करते हैं, ठीक है। मींस द लेडी इन दिस पिक्चर इज रोबिंग दिस मैन
इन ब्रॉड डे लाइट, ऐसे इसको आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ। अपने कोट को कैसे काटना है, अपने क्लोथ के, जितना आपके पास कपड़ा है ना उसी के हिसाब से तो अपना कोट बनाओगे, ठीक है। मतलब उतने पैर पसारिए जितनी लंबी सोर, क्विल्ट जितनी आपके पास सोड़ है उतने ही लंबे आप पैर पसारोगे, जितनी लंबी आपके पास रजाई है। ज्यादा पैर पसार लिए तो सर्दी लग जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। मतलब कि यहां पर देखिए इनके पास इतने ज्यादा फैमिली मेंबर हैं, जस्ट मैं एक्सप्रेस करने के लिए कह रहा हूं, आपको समझाने के लिए, बाकी इनकी मर्जी। इतने ज्यादा फैमिली मेंबर हैं तो इन्होंने इतनी बड़ी फैमिली कर ली और व्हीकल इनके पास थोड़ा सा ही है, ठीक है। तो उतने पैर नहीं पसारे जितने इनके पास सोड़ थी, जितना बड़ा इनके पास व्हीकल था। ज्यादा आदमी बैठा लिए, अब चालान कटेगा। मीन्स टू लिव विद इन वंस मीन्स, जो आपके मीन्स है, जो आपकी तनख्वाह है या जो आपके रिसोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंग लाइफ बिताना, उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लेना। तो टू लिव ए हैप्पी एंड बैलेंस्ड लाइफ वन मस्ट कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ्स। हैप्पी एंड बैलेंस लाइफ जीने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज बाय हुक और बाय क्रूक, मतलब किसी भी तरीके से, छल से या बल से, बाय एनी मीन्स। तो जैसे यहां पर आप देख रहे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो है यहां पर फुटबॉल के प्लेयर, तो पैर से तो गोल हुआ नहीं तो इन्होंने हाथ से गोल कर दिया इस मैच के अंदर, जस्ट मजाक कर रहे थे। तो जस्ट यहां पर हम बोल सकते हैं कि बाय हुक और बाय क्रुक इनको तो गोल करना ही था भाई, छल से या बल से, ये काम तो करना था इनको। मींस बाय एनी मीन्स, किसी भी तरीके से। तो यहां पर इसका यूज क्या हो गया, रोहन विल क्लियर द एग्जाम बाय हुक और बाय क्रुक, किसी भी तरीके से करेगा, चाहे उसको सेटिंग करनी पड़े या मेहनत करनी पड़े, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज इन द सेम बोट। तो इसका मतलब है जैसे यहां पर एक डाल के पंछी, यहां पर मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूं कि ये सारे आदमी एक ही बोट के अंदर बैठे हैं। तो अगर इस बोट को कुछ हो गया, ये टूट गई, इसके अंदर छेद हो गया, तो सारे एक ही सिचुएशन के अंदर है ना, एक दूसरे से हेल्प तो नहीं मांग सकते ना। वो यही बोलेगा आई एम इन द सेम बोट, तुम डूबोगे तो मैं भी डूबूंगा। या फिर एक डाल के पंछी, एक डाल के पंछी का क्या मतलब है कि ये सारे पंछी एक डाल पर बैठे हैं, अगर इस डाल को कुछ होगा तो ये सारे के सारे अफेक्ट होंगे ना इस चीज से, ये डाल टूटेगी तो सारे को ही उड़ना पड़ेगा। तो मतलब टू बी इन सेम सिचुएशन, सेम सिचुएशन में जब दो आदमी, तीन आदमी या कुछ पर्सन्स हैं, मतलब दे आर इन द सेम बोट। व्हेन राहुल आस्क्ड ए क्वेश्चन फ्रॉम मोहन इन एग्जाम, एग्जाम के अंदर नकल मार रहे हैं, मोहन टोल्ड हिम दैट दे आर इन सेम बोट। मोहन ने क्या बताया, वो सेम बोट में है, मतलब भाई मुझे भी नहीं आता है, आई एम इन योर बोट ओनली। द नेक्स्ट बाय लीप्स एंड बाउंड्स। तो लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब है छलांग, मतलब छलांगों से। तो इसका हिंदी वर्जन होगा दिन दोगुनी रात चौगुनी, तरक्की करना। एक हिसाब से पॉजिटिव सेंस में ही यूज होगा, ठीक है, नेगेटिव में यूज नहीं होता। जैसे आप यहां पर इस ग्राफ को समझ सकते हैं कि भाई ये जो कंपनी है ये दिन दूनी रात चौगुनी प्रोग्रेस कर रही है, मतलब द कंपनी इज ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रोग्रेसिंग रैपिडली, काफी फास्ट तरीके से ग्रोथ हो रही है। तो इसका यूज हो जाएगा द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, पेट्रोल का प्राइस बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट हमारे सामने है कैसल्स इन द एयर, मतलब हवाई किले बनाना। हवाई किले बनाने का क्या मतलब है, अनरियलिस्टिक प्लान बनाना जिसके पीछे कोई भी प्रैग्मेटिज्म ना हो। जैसे यहां पर आप इस आदमी का एग्जांपल ले सकते हो कि भाई सपोज ये कोई काम तो करता है नहीं और इधर धन के सपने देख रहा है, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, तो इसको बोलते हैं मेकिंग कैसल्स इन द एयर। तो मीनिंग क्या हो गया, मेकिंग प्लान्स दैट आर इम्पॉसिबल और अनरियलिस्टिक, ऐसे प्लान्स बनाना जिनके हाथ पैर ही ना हो। तो टू क्लियर द एग्जाम यू विल हैव टू स्टडी इन ए प्लान्ड वे, एक प्लान्ड वे में आपको पढ़ना पड़ेगा। सो स्टॉप मेकिंग कैसल्स इन द एयर एंड फोकस ऑन स्टडी। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, भाई 20 तो मैं कम से कम 23 तो ले आऊंगा रीजनिंग में, इतने ले आऊंगा क्वांट के अंदर, इतने ले आऊंगा इंग्लिश में, और
ये फिर मैं तो भाई मेरिट के पास पहुंच गया, टॉप 100 रैंक्स में पहुंच गया। मतलब काम नहीं करेंगे, सिर्फ थ्योरी करेंगे, अनरियलिस्टिक प्लान्स बनाएंगे, ऐसे हो जाएगा। तो दैट इज मेकिंग कैसल्स इन द एयर। ठीक है। एवरी डॉग हैज हिज डे, मतलब हर कुत्ते का दिन आता है। तो कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग से ये क्लियर है आपको। ठीक है। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कि जनरली तो जो डॉग हैं उनको आराम मिलता है नहीं, लेकिन ये यहां पर मजे ले रहा है, मतलब अब इसके अच्छे दिन चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एवरीवन विल हैव गुड लक और सक्सेस एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ। इस चीज के लिए यूज किया जाता है। जैसे मान लो आपका कोई दोस्त है, उसका मूड डाउन है और आपको बोलेगा कि यार ये है वो है, बड़ा बुरा हो गया मेरे साथ। आप उसको बोल सकते हो कि भाई टेंशन ना ले, हर कुत्ते का दिन आता है। ठीक है। जस्ट इसका मतलब यही है इस इडियम का। ठीक है। तो इसको हम यूज करते हैं, डू नॉट वरी, कीप ऑन वर्किंग हार्ड, एवरी डॉग हैज हिज डे, यू मे ऑल्सो बी सक्सेसफुल समडे। तो इसको नेगेटिवली ये नहीं है कि भाई डॉग है, जस्ट इडियम है, इसका मतलब यही है, एवरी डॉग हैज हिज डे। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्रोकोडाइल टीयर्स, मतलब घड़ियाल के आंसू, मतलब कि नकली आंसू। तो एक बार इसके पीछे का ओरिजिन मैं आपको बता दूं। जस्ट माना जाता था, कुछ स्टोरीज इसके बारे में मैंने पढ़ी है, कि जब भी मगरमच्छ रोता था तो अपने शिकार, जब भी मगरमच्छ शिकार करता था तो उसको खाने से पहले रोता था उसकी दशा के ऊपर, और फिर खाता था। तो वो तो नकली आंसू हो गए ना, पहले तो रोया और फिर खा गया है। तो उससे ओरिजिन हुई। तो मैं आपको एक रियल एग्जांपल देना चाहूंगा इसका। तो यहां पर हैं हमारे विजय माल्या जी। तो भाई इन्होंने कई बैंकों का रुपया लिया और इंडिया से भाग गए थे। तो उस वक्त तो ये रो रहे थे, घड़ियाली आंसू दिखा रहे थे कि भाई ये है वो है, मुझे माफ कर दो, मेरी कंपनी को मत हड़फो, मेरी जायदाद को मत हड़फो, है। लेकिन बाद में वही है भाई, भाग गए थे विदेश में और मजे कर रहे थे, वहां पे रह रहे थे, वापिस भी आ गए हैं इंडिया में। ठीक है। व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो, तो वो घड़ियाली आंसू थे जो कि नकली दिखावा था। और यहां पर इसका मतलब क्या होगा, एक्सप्रेशन ऑफ शोरो दैट इज इनसिंसियर, इनसिंसियर दुख जताना, नकली। ठीक है। और इसका यूज क्या होगा, राम रहीम शेड क्रोकोडाइल टीयर्स व्हेन जज वाज अबाउट टू सेंटेंस हिम टू जेल। दिस इज ए फैक्ट, आप अगर आपको पता है उनके बारे में। देन नेक्स्ट वी हैव डांस टू वंस ट्यून, किसी के इशारों पर नाचना। यहां पर बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है भाई, महाभारत के अंदर यह है दुर्योधन और यह है शकुनी मामा। तो दुर्योधन शकुनी मामा के इशारों पर ही तो नाचते थे, जो भी वो बोलते थे वही करते थे, उनके विचारों का पालन करते थे। तो यहां पर हम देख सकते हैं इसका मतलब क्या निकल रहा है, टू फॉलो समवन्स व्यूज ब्लाइंडली, बिना सोचे समझे किसी को फॉलो करना, मतलब आप उसके इशारों पर नाच रहे हैं। ठीक है। किसी की बात मानना बुरी बात नहीं है, लेकिन सोच के समझ के मानना अच्छी बात है। ठीक है। तो यहां पर इसका यूज क्या होगा, दुर्योधना डांस टू द ट्यून्स ऑफ शकुनी मामा एंड दैट इज वाई ऑल दैट हैपेंड। ऑल दैट मतलब महाभारत हैपेंड। ठीक है। नेक्स्ट इज टेक टू वंस हील्स, तो दैट इज 9-2-11 हो जाना, इसका हिंदी वर्जन है। मतलब ये बंदा यहां से भागा है ना, ऐसे ही टू रन अवे, किसी सिचुएशन को देखकर वहां से भाग जाना, टेक टू वंस हील्स। ठीक है। तो यहां पर इसका यूज क्या होगा, आफ्टर सीइंग द पुलिस द थीफ टुक टू हिज हील्स। पुलिस को देखकर जो थीफ है, ही टुक टू हिज हील्स। इसकी एक मेरी बोली में भी कहावत है कि एडियो को थूक लगा के भाग जाना। ठीक है। वो भी यही मतलब है, टेक टू वंस हील्स, और यहां पर एडियां भी आ गई हैं। नेक्स्ट इज किल 2 birds with 1 stone, एक पत्थर से 2 पक्षी मार देना, एक पंथ और 2 काज। जैसे मेरे साइड में ये पिक्चर देखो आप। ठीक है। तो अगर मैं यहां से एक पत्थर मारूं और एक ही पत्थर इन दोनों पक्षियों को मार दे, तो मैंने एक बार एफर्ट लगाया, एक बार, लेकिन काम हो गए 2। तो दैट इज अचीव 2 aims at once, 2 एम अचीव कर लिए एक बार एफर्ट लगा के। ठीक है। तो इसको यूज करते हैं अब सेंटेंस में, बाय क्रैकिंग SSC CGL एंड बैंक PO एग्जाम विद सिंगल फेज ऑफ प्रिपरेशन। सिंगल फेज प्रिपरेशन का 7-8 महीने का किसी स्टूडेंट ने किया, अशोक ने। अशोक किल्ड 2 birds with 1 stone। ठीक है। एग्जैक्ट यूज है ना। आगे बढ़ते हैं भाई फिर, मूव हेवन एंड अर्थ, आकाश पाताल एक करना,
मतलब अपने सारे एफर्ट्स लगा देना, आकाश पाताल एक करना। दैट इज, जैसे इस बंदे ने, इस स्टूडेंट ने अब कसम खा ली है, कफन बांध लिया है कि भाई अब की बार तो क्लियर करके छोड़ेंगे, आकाश पाताल एक कर दूंगा। मीन्स टू डू एवरीथिंग यू कैन डू टू अचीव समथिंग। जो कुछ भी आप कर सकते हो वो सब आप कर रहे हो कोई काम करने में, मतलब यू आर मूविंग हेवन एंड अर्थ टू अचीव दैट थिंग। मोहित मूव्ड हेवन एंड अर्थ टू क्लियर द जुडिशियरी एग्जाम एंड द रिजल्ट वाज पॉजिटिव। पॉजिटिव आता है भाई, मेहनत का रिजल्ट, क्लियर कर लिया उसने। नेक्स्ट इज पॉइजन समवंस ईयर्स, मतलब किसी के कान भरना। तो भाई जैसे यहां पर ये लेडी इनके कान भर रही है, तो मतलब किसी दूसरे आदमी के बारे में कुछ भला बुरा किसी को कहना, एक टाइप से किसी की पीठ पीछे बुराई करना, किसी के कान भरना, किसी को ऐसी बातें सिखा देना जो कि गलत है। अगर आप सही बातें सिखा रहे हो तो वो तो कान भरना है ही नहीं, ठीक है। मीन्स टू मेक समवन बिलीव अनप्लीजेंट थिंग्स अबाउट समवन विच आर नॉट ट्रू, दैट इज कान भरना, किसी के बारे में गलत बातें बताना जो कि झूठी हैं। सो she poisoned the ears of her friends against me, इसको ऐसे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है भाई पुल वंस लेग, किसी की टांग खींचना। हिंदी में मतलब यही हो गया टांग खींचना। मतलब यहां पर आप देख सकते हैं ये स्टूडेंट ये बच्चे इस लड़की को, इस छोटी बच्ची को परेशान कर रहे हैं, मतलब दे आर पुलिंग हर लेग टू किड मतलब मजाक करना, यहां पर तो ये मजाक ही कर रहे हैं, या फिर टू मेक फूल ऑफ समवन, किसी को बुद्धू बना देना, वो भी यही है भाई, टांग खींचती। और टू ट्रिक समवन, दैट इज पुल वंस लेग। तो नेक्स्ट इसका सेंटेंस में यूज देखते हैं हम। इफ समवन इज अनकंफर्टेबल यू मस्ट नॉट पुल हिज लेग, अगर कोई अनकंफर्टेबल है फिर नहीं करना चाहिए मजाक, है ना। आगे बढ़ते हैं। रेड हैंडेड मतलब कि रंगे हाथों, ये तो भाई काफी कॉमन कहावत है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं इस छोटे बच्चे को मना किया था बेटा चॉकलेट मत खाना, अब देखो रंगे हाथों पकड़ा गया है। मींस टू कैच समवन डूइंग द क्राइम, उस क्राइम को करते हुए उसको पकड़ लेना, फिर तो वो कुछ बोल ही नहीं सकता है। मींस रयान वाज कोट रेड हैंडेड व्हेन ही वाज ईटिंग चॉकलेट, रेड हैंडेड पकड़ा गया है ये खाते हुए। देखो ड्रॉप इन द ओशियन मतलब ऊंट के मुंह में जीरा, ये इसका हिंदी वर्जन है, ठीक है। ऊंट के मुंह में जीरा कैसे, मान लो आपके ऊंट को, आपके कैमल को भूख लगी है और आप उसको खाने के लिए देते क्या हो, एक जीरे का पीस इतना सा होता है, तो इनसिग्निफिकेंट अमाउंट हो गया ना, मतलब ऊंट की भूख मर जाएगी क्या जीरे से, दैट इज ऊंट यही बोलेगा भाई इससे अच्छा मत दे। मींस ए ड्रॉप इन द ओशियन, मतलब ओशियन के सामने ड्रॉप क्या है, छोटी सी, तो इसका मतलब क्या हो गया, इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, अमहत्वपूर्ण अमाउंट, ठीक है। 1 hour ऑफ स्टडी टू क्लियर एसएससी सीजीएल इज ए ड्रॉप इन द ओशियन। आप ये भी बोल सकते हो कि डेली 1 घंटा पढ़ना ए ड्रॉप इन द ओशियन है, सिर्फ 1 घंटा पढ़ना, ठीक है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ग्रीक मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग एक गोडेस थी जिसका नाम था इरिस, उसको किसी शादी के अंदर इनवाइट नहीं किया गया था, तो उस गोडेस ने रिवेंज लेने के लिए उस शादी की वेडिंग पार्टी के अंदर एक गोल्डन एप्पल उछाल दिया जिसके ऊपर लिखा हुआ था कैलिस्टी, और कैलिस्टी का मतलब है फॉर द फेयरेस्ट, मतलब सबसे खूबसूरत के लिए। और जब वो एप्पल 3 दूसरी गोडेसिस ने देखा तो उनके बीच में लड़ाई हो गई कि ये एप्पल मेरे लिए है, ये एप्पल मेरे लिए है, और इस कारण जो वेडिंग पार्टी है वो स्पॉइल हो गई, और इसके कारण बाद में एक युद्ध भी हुआ। तो ये देखिए यहां पे है वो इरिस गोडेस जिसने वो एप्पल उछाला, और ये हैं वो 3 देवियां जिनके बीच में लड़ाई हुई। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड इसका मतलब है कि एक ऐसी चीज जिसके कारण झगड़ा हो, जिसके कारण सारा झगड़ा फसाद हो। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मीनिंग फिर क्या निकलता है, इसका मीनिंग निकलता है कि रूट कॉज ऑफ फाइट,
झगड़े की जड़। तो द वेल्थ ऑफ फादर बिकेम एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू ब्रदर्स, कि फादर की वेल्थ जो है वो झगड़े का मेन कार्ड बन गई दो ब्रदर्स के बीच में। इसी से रिलेटेड एक और इडियम है, दैट इज बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन का भी एग्जैक्टली यही मतलब है, रूट ऑफ फाइट, रूट क्योज ऑफ फाइट, मतलब फसाद का मेन कारण। एन एक्स टू ग्राइंड। अमेरिका के जो 6th प्रेसिडेंट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने लिखा था कि एक बार एक आदमी उनके पास आया और उस आदमी ने उनको बोला, बेंजामिन फ्रैंकलिन के पास एक ग्राइंड स्टोन था जिसके ऊपर हम एक्स को शार्प करते हैं। उस आदमी ने बोला कि तुम्हारा जो ग्राइंड स्टोन है वो बहुत ही अच्छा है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हवा में आके कि मेरा ग्राइंड स्टोन बहुत अच्छा है, उसकी एक्स को शार्प कर दिया खुद। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन है और ये वो जेंटलमैन है। तो एक एक्स को शार्प करना बहुत ही मेहनत का काम है, तो ये सारा काम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया, पूरे कई घंटे लगा दिए और उसकी एक्स को बहुत ही अच्छे से शार्प कर दिया। फिर क्या हुआ कि वो जेंटलमैन खुशी खुशी वहां से अपनी एक्स को शार्प करवा के चला गया, उसका तो कोई दम भी नहीं लगा। उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन को समझ आया कि वो उसका उल्लू बना गया, वो तारीफ इसीलिए कर रहा था कि उसको अपनी एक्स शार्प करवानी थी। तो एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब ये हो गया कि टू हैव ए सेल्फिश मोटिव टू सर्व, मतलब इस आदमी को क्या करवाना था, दिस मैन हैड एन एक्स टू ग्राइंड, इसको अपनी कुल्हाड़ी शार्प करवानी थी। तो इसका मतलब हो गया कि कोई सेल्फिश मोटिव होना किसी काम के पीछे, इसको एक सेल्फिश मोटिव था उसकी ग्राइंड स्टोन की तारीफ करने के पीछे। ही हैड एन एक्स टू ग्राइंड। When I see a merchant over polite with his customers, जब मैं एक मर्चेंट को ओवर पोलाइट देखता हूं उसके कस्टमर्स के साथ, तो मैं सोचता हूं दैट मैन हैज एन एक्स टू ग्राइंड, कि उस बंदे को कोई पक्का सेल्फिश मोटिव है, तभी वो ओवर पोलाइट हो रहा है। डेमोकल्स स्वॉर्ड। डेमोकल एक राजा के दरबार में दरबारी था, यह भी एक कहानी है। तो डेमोकल ने अपने राजा को बोला कि तुम्हारे तो मजे हैं, तुम्हारे चारों तरफ इतने लोग रहते हैं काम करने के लिए, इतने नौकर रहते हैं, तुम्हारे पास पावर है, पूरी अथॉरिटी है तुम्हारे पास। तो उस राजा ने ये बोला कि चलो ठीक है, हम दोनों अपनी जगह बदल लेते हैं। तो डेमोकल ने खुशी खुशी जगह बदल ली, लेकिन राजा ने क्या किया, एक बड़ी भारी तलवार राजगद्दी के ऊपर लटका दी, बस घोड़े की पूंछ के बाल से बांधकर। तो डेमोकल की हवा टाइट हो गई, बिकॉज किसी भी वक्त वो बाल टूट के उसके ऊपर तलवार गिर सकती थी। तो तुरंत डेमोकल ने रिक्वेस्ट की कि प्लीज वापिस से जगह चेंज कर लो। और तब उसको समझ में आया कि बड़ी पावर के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तो तब से ये ईडीएम यूज हो रहा है। तो डेमोकल स्वॉर्ड का मतलब है कि वो चीज जो लगातार आपके सिर के ऊपर मंडरा रही हो, जैसे डेमोकल के ऊपर स्वॉर्ड मंडरा रही थी, मतलब वो खतरा जो लगातार मंडरा रहा हो। जैसे ये पिक्चर है, यहाँ पे ये डेमोकल है और इस राजा ने ये तलवार बांध दी है। तो इसका मीनिंग हो गया कॉन्स्टेंट थ्रेट। ये कॉन्स्टेंट थ्रेट है इसकी लाइफ के ऊपर। इसको यूज करते हैं। द एग्जाम अप्रोचिंग नियरर डे बाई डे इज लाइक ए डेमोकल्स स्वॉर्ड टू मी। एग्जाम जो लगातार पास आ रहा है वो एक कॉन्स्टेंट थ्रेट मेरे ऊपर हो रहा है, नर्वसनेस बढ़ती जा रही है। अखिलीस हिल, ये भी काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर आपने मूवी देखी है ट्रोय, ट्रोय मूवी के अंदर एक वो ब्रैड पिट की मूवी है, तो उसके अंदर है अखिलीस। अखिलीस एक पहले बहुत ही तगड़ा वॉरियर था, वो कहीं किसी से भी नहीं आ रहा, लेकिन एट द एंड एक बैटल हुआ था, उसके अंदर एक पर्सन ने अखिलीस के हिल पे तीर मार दी थी,
जिसके कारण वो हिल भी नहीं पाया था। तो मतलब उसकी पूरी बॉडी में कहीं पे भी कुछ भी मार लो उसको कुछ नहीं होता था, लेकिन उसकी जब हील में तीर मारा तो वो हिल भी नहीं पाया था। मतलब उसके शरीर पे सबसे ज्यादा वीक जो जगह या ओनली वीक जो जगह थी वो उसकी हील थी। तो अखिलीस हील का मतलब हो गया कि किसी की कोई वीकनेस मीन्स वीक पॉइंट ऑफ somebody। Achilles heel means weak point. Let us use it. Alcohol is Mohit's Achilles heel. जैसे बोलते हैं कि मोहित को किसी ने फोन किया तो मोहित आ ही नहीं रहा, तो उसके दूसरे दोस्त बोल रहे हैं कि भाई दारू का नाम ले दे, भागा भागा आ जाएगा। एल्कोहल इज मोहित्स अखिलीस हिल, ये उसका वीक पॉइंट है। बेकर्स डजन। पहले कई देशों में बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ होते थे बेकर्स के लिए, बिकॉज लोग मानते थे कि ये जो बेकरी वाले हैं ये इजीली चीट कर सकते हैं। बिकॉज जो ब्रेड थी वो लोगों का प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड था, तो इसलिए लोगों ने इन रूल्स को काफ़ी सीरियसली लिया था। एंशियंट इजिप्ट के अंदर तो जब कोई भी बेकर कुछ भी गड़बड़ी करता, मतलब कम ब्रेड तोल के दे देता, ब्रेड को तोल के देते थे, तो कम ब्रेड तोल के दे देता तो बेकर के कान को दरवाजे के साथ लोहे के चोबे से पिन कर देते थे दरवाजे के साथ। बेबीलोन के अंदर तो कई लोगों के हाथ भी काट दिए थे जिन्होंने कम ब्रेड दी थी। तो इस कारण बेकर्स क्या करते थे, बेकर्स जब भी ब्रेड देते, मान लो किसी ने 1 दर्जन ब्रेड खरीदी तो 1 ब्रेड फ्री दे देते थे कि बेशक से ज्यादा वेट चला जाए पर कम नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हाथ पैर कट जाएगा। तो इसीलिए बेकर्स डजन, नॉर्मली 1 डजन के अंदर 12 चीजें होती हैं, बेकर्स डजन का मतलब है 13, बिकॉज वो 13 चीजें दे देते थे 12 की जगह पे। क्रूएल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स can be seen when a cage meant for 4 or 5 chickens is filled with baker's dozen। कि एनिमल्स के प्रति निर्दयता तब दिख जाती है जब किसी केज में सिर्फ 4-5 की जगह हो और उसको बेकर्स डजन से भर दें, मतलब उसको 13 चीजों से भर दें। तो बेकर्स डजन का सिंपली मतलब है 13। मतलब आपसे कोई पूछेगा कि भाई तुम्हारे पास कितने पेयर हैं जुराब के, तो आप बोल दो आई जस्ट हैव ए बेकर्स डजन, मतलब कि 13 है। बीट अबाउट द बुश। पहले क्या होता था कि बर्ड्स की शूटिंग करते थे तो उसके लिए बर्ड्स को इकट्ठा करते थे, तो जो लोग भी शूटिंग करते थे उन्होंने बीटर्स हायर किए हुए थे। जो बीटर्स थे वो झाड़ियों के चारों तरफ झाड़ियों को पीटते थे, बिकॉज झाड़ियों के अंदर पक्षी छुपे हुए होते थे। तो जब झाड़ियों को पीटते थे तो पक्षी बाहर निकलते थे और उनको नेट में बंद कर लेते थे और फिर गेम में यूज करते थे उनको हंटिंग के लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता था, जब वो बीटर्स झाड़ियों को पीट रहे होते थे तो वहां पे मधुमक्खियों का छत्ता या कोई जंगली जानवर सो रहा है, बिकॉज वो जंगल में जाके पीटते थे, तो उनको लेने के देने पड़ जाते, वो उनको काट लेते थे। तो इसीलिए बीटर्स क्या करते थे कि जैसे ये झाड़ी है, वो झाड़ी में लकड़ी ना मार के उस झाड़ी के चारों तरफ मारते रहते थे, डर के कारण कि दूर से बॉस देख रहा है कि हम लकड़ी चला रहे हैं कि नहीं, तो झाड़ी के चारों तरफ मारते रहते थे। तो उसी को बोलते थे कि वो काम नहीं कर रहे, दे आर जस्ट बीटिंग अबाउट द बुश। या फिर इसको एक और वे से यूज करते हैं कि दे आर जस्ट बीटिंग अराउंड द बुश, मतलब कि काम नहीं करना, जस्ट घुमा फिरा के बातें करते रहना। तो इसका मतलब हो जाएगा अवॉइडिंग द मेन टॉपिक एंड नॉट स्पीकिंग डायरेक्टली अबाउट द इशू। मेन काम को छोड़कर उसके चारों तरफ घूमते रहे। When विशाल had to inform his father about failing in math again, जब विशाल दोबारा फेल हो गया तो he kept beating about the bush, तो उसने सीधे सीधे नहीं बताया, बस बात को घुमाता फिराता। बेल द कैट। ये कहानी केजी क्लास के अंदर है, बेल द कैट की। केजी क्लास में ये है कि एक बिल्ली होती है, वो चूहों को खाती रहती है। तो चूहे मीटिंग करते हैं कि इस बिल्ली का कुछ किया जाए।
तो एक चूहा सजेशन देता है कि बिल्ली के गले में घंटी बांध देते हैं, जब भी बिल्ली आएगी तो घंटी बजेगी और हमें पता लग जाएगा। तो बस एक ही क्वेश्चन था, सब कुछ सोल्व हो गया कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, मतलब हु विल बेल द कैट, मतलब मेन परेशानी कौन उठाएगा। बिल्ली को घंटी बांधने जाएंगे तो वो खा जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि कई लोग हैं, सारे चूहों की परेशानी है, फिर भी जो बंदा बैल बांधने जाएगा वो अकेला जोखिम उठाएगा। तो इस इडियम का मतलब है कि जो परेशानी सारे लोगों की है उसके लिए एक बंदा परेशानी उठाए। मतलब कि जैसे ये बिल्ली है और यहाँ पे इनकी मीटिंग चल रही है, तो इसका मतलब है टेक द डेंजर ऑफ ए शेयर्ड एंटरप्राइज, मतलब कि जो शेयर की हुई मुसीबत है उसका डेंजर अपॉन वन सेल्फ, खुद के ऊपर ले लेना, मीन्स टू बेल द कैट। समवन हैज टू बेल द कैट, किसी ने किसी को तो डेंजर लेना पड़ेगा। एंड टेल द कमिश्नर दैट हिज ओन सन स्टार्टेड द वायलेंस। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, ग्रीक मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग एक पर्सन था ओडेशियस, वो समुद्री यात्रा पे गया था। और जब वो समुद्री यात्रा पे गया तो उसके दोनों तरफ, एक तरफ तो था एक वर्लपुल, पानी के अंदर वर्लपुल इसको बोलते हैं, गोल गोल घूम रहा है। इस वर्लपुल का नाम था चारिब्डिस, ये चारिब्डिस। और दूसरी तरफ ये उस पर्सन की बोट है, देखो इस बोट के एक तरफ है चारिब्डिस और दूसरी तरफ एक 6 मुंह का ड्रैगन था, उस ड्रैगन का नाम था स्काइला। तो वो उस यात्रा पे इन दोनों चीजों के बीच में फंस गया था कि उधर जाऊं या उधर जाऊं, किधर जाऊं। तो ये जो राक्षस है वो है डेविल और उधर क्या है, समुंदर, डीप सी। तो बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी मतलब दो मुसीबतों के बीच में फंस जाना, आगे कुआ पीछे खाई, वो वाली बात हो गई इंग्लिश में। इसके लिए एक और चीज यूज करते हैं, बिटवीन द चारिब्डिस एंड स्काइला, सेम ही बात है एग्जैक्टली, यहीं से उसको यूज करते हैं। तो इसका मतलब हो गया टू चूज बिटवीन टू अनडिजायरेबल सिचुएशंस, मतलब दो सिचुएशन है, दोनों अनडिजायरेबल हैं, दोनों मुश्किल हैं, उसके बीच में चूज करना। तो देन हम बोलेंगे बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। When I was between the devil and the deep sea, when my wife asked me to choose between टिंडा and घिया। तो टिंडा भी खतरनाक सब्जी है और घिया भी खतरनाक सब्जी है, तो इन दोनों के बीच में चूज करना पड़ गया। तो देन बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। द नेक्स्ट, ब्रेक द आइस। 18th सेंचुरी के अंदर जब नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे जाते थे तो उस वक्त जो हमारी जहाजें थी, पानी की जहाजें, वो बर्फ के ऊपर नहीं चल पाती थी, उनको काफी ज्यादा नुकसान होता था। तो स्पेशल शिप बनाए जाते थे, जैसे ये वाले शिप, स्पेशल शिप बनाए जाते थे कि ये बर्फ को ऐसे तोड़ दें और इसके पीछे पीछे जो बड़ा जहाज है वो आ जाएगा ताकि नॉर्थ पोल या साउथ पोल को डिस्कवर कर पाए। तो इसी को बोलते थे कि ब्रेक द आइस, की शुरुआत करना, कोई भी शिप यहां से नहीं गया है, शुरुआत करना। तो इसी कारण ब्रेक द आइस का मतलब है कि जब कोई भी बात ना करना हो, कर रहा हो, तो कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना। तो इसका मतलब हो गया टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन, लेट्स ब्रेक द आइस, टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन। ए नाइस स्माइल डज ए लॉट टू ब्रेक द आइस, एक अच्छी स्माइल काफी कुछ कर देती है ब्रेक द आइस, मतलब कि कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए। बुल इन द चाइना शॉप, यहाँ पे ये जो चाइना है इसका मतलब है जो चीनी मिट्टी के जो बर्तन हैं उनकी दुकान। चीनी मिट्टी के जो बर्तन हैं, जैसे जो चाय की प्याली होती है वो जिस मिट्टी की बनी होती है वो काफी डेलिकेट ब्रिटल बर्तन होते हैं, वो जल्दी ही टूट जाते हैं। तो अगर आप उस दुकान के अंदर जाओगे, चीनी मिट्टी की बर्तनों की दुकान के अंदर, तो काफी संभल संभल के चीजों को उठाओगे कि कहीं टूट ना जाए।
तो इमेजिन करो उसके अंदर एक बैल है, उस दुकान के अंदर इतनी नाजुक स्थिति के अंदर एक बैल है, तो क्या हालत होगी। जैसे ये चीनी मिट्टी के बर्तन है, यहाँ पे बैल है, तो वो तहस नहस कर देगा सारी चीजों को। तो यहाँ पे ये इडियम यूज की गई है कि बहुत ही नाजुक परिस्थिति के अंदर एक ऐसा आदमी जो कि उस परिस्थिति को ना समझता हो या जो कि उस परिस्थिति को हैंडल ना कर पाए, मीन्स वेरी केयरलेस एंड क्लमजी इन ए डेलिकेट सिचुएशन, ये पूरा मीनिंग है इसका। ए बुल इन द चाइना शॉप का मतलब है ए पर्सन हु इज वेरी केयरलेस एंड क्लमजी इन ए डेलिकेट सिचुएशन। मीन्स टॉम रोजर is like a bull in the china shop when it comes to dealing with her wife's feeling and emotions। मीन्स फीलिंग्स एंड इमोशंस को हैंडल करना काफी डेलिकेट काम होता है, तो टॉम रोजर इस केस में बहुत ही केयरलेस एंड क्लमजी है, वो नहीं हैंडल कर पाता इस डेलिकेट सिचुएशन को। तो ही इज लाइक ए बुल इन द चाइना शॉप। कैच ए टार्टर। टार्टर का मतलब होता है जो दांतों के पीछे ये येलो येलो जो लग जाता है ओवर ए पीरियड, अगर कोई ब्रश ना करे, अपने दांतों को अच्छे से साफ ना करे, तो ये टार्टर लग जाता है। और ये देखने में जैसा भी अगर लग रहा हो कि इजीली उतर जाएगा, ये बड़ा मुश्किल उतरता है। लोग इसके लिए बड़े बड़े इलाज कराते हैं, एसिड लगवाते हैं। तो अब इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि कैच ए टार्टर, कि टार्टर लग जाना। तो टार्टर लग जाना का मतलब है ये देखने में कैसा लग रहा है कि उतर ही जाएगा एक बार ब्रश से, कि ऐसी चीज जो ऐसे लग रही हो कि कोई नहीं इजी है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही मुश्किल हो। मतलब ऐसी चीज से सामना हो जाए जो देखने में इजी लगे पर बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो। टू डील विद समवन और समथिंग दैट प्रूव्स अनएक्सपेक्टेडली ट्रबलसम और पावरफुल, जो एक्सपेक्टेडली ज्यादा पावरफुल हो, जो आपने नहीं सोचा हो। While fighting with Indian army, the enemy realized that they had caught a Tartar। स्टार्टिंग में उनको लगा कि कोई नहीं, निपट जाएगी बात, लेकिन बाद में पता चला कि मुश्किल हो गई है। कैट्स पाव, इसके पीछे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक आदमी ने एक बिल्ली और एक बंदर पाल रखे थे, और आग के अंदर उसने कुछ नट्स गर्म होने के लिए रखे थे, और बिल्ली और बंदर को स्ट्रिक्ट हिदायत दे रखी थी कि इनमें से कोई भी कुछ भी नहीं खाएगा। तो फिर बंदर ने बिल्ली को बोला कि तेरे अंदर तो काफी ज्यादा फुर्ती है, ये करिए नट्स बाहर निकाल दे और दोनों मिलके खाएंगे। तो बिल्ली ने क्या किया, ये आग से नट्स निकाले। तो बिल्ली ने जब नट्स निकाले तो थोड़ा तो हाथ जल ही जाता है, तो बिल्ली हाथ को ठंडा करती, इतनी देर में बंदर नट खा गया। फिर बिल्ली ने एक और नट निकाला, बंदर वो नट भी खा गया। बिल्ली ने एक और नट निकाला, बंदर वो नट भी खा गया। तो बिल्ली का हाथ भी थोड़ा थोड़ा जल गया, थोड़ा थोड़ा काला काला हो गया राख से, बंदर सारे नट्स खा गया। उसके बाद मालिक आया, मालिक ने देखा कि नट्स खाए गए, तो मालिक ने हाथ चेक किए, तो बिल्ली के हाथ काले थे, और फिर पिटाई भी बिल्ली को ही हुई। तो कैट्स पाव का मतलब है, पाव मतलब पंजा, तो जो बिल्ली का पंजा यूज किया बंदर ने, और पंजे के कारण बिल्ली की पिटाई हुई। तो बिल्ली के इस पंजे का मतलब है कि एक ऐसा आदमी जो दूसरे आदमी ने चतुराई से यूज कर लिया हो अपने काम के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। मीन्स ए पर्सन यूज्ड अनविटिंगली और अनविलिंगली, वो खुद नहीं चाहता हो कि वो मेरे को यूज करे, फिर भी चतुराई से, बाय अनदर, दूसरे पर्सन ने यूज कर लिया हो, टू अकम्प्लिश द अदर्स ओन पर्पज, अपने खुद के पर्पज के लिए यूज कर लिया हो किसी बंदे को, तो उस बंदे को हम बोलेंगे, इस बंदे को कैट्स पाव, बिल्ली का पंजा, जैसे इसने बिल्ली का पंजा यूज किया था। मीन्स पुअर पीपल इजीली बिकम ए कैट्स पाव इन हैंड्स ऑफ पॉलिटिशियंस। पुअर पीपल इजीली कैट्स पाव बन जाते हैं, मतलब इजीली यूज हो जाते हैं पॉलिटिशियंस के द्वारा। च्यू द कड, इसका मतलब है कि जैसे गांव में आपने देखा होगा कि भैंसे हैं, वो ऐसी दिखती रहती हैं,
और जब वो अपने स्टोमक से बाहर निकालती हैं, इनके अपर स्टोमक से ये खाने को बाहर निकाल सकती हैं, भैंस गाय कई पशु ऐसे हैं, तो ये क्या करते हैं, स्टार्टिंग में तो सीधा स्टोर कर लेते हैं, उसके बाद जब इनको टाइम लगता है तो ये उस चीज़ को बाहर निकालते हैं और खाते रहते हैं, मतलब ताकि अच्छा डाइजेस्ट हो जाए, उसको चबा चबा के फिर वापस निकल लेते हैं। तो जिस वक्त भैंस ऐसे बैठी हो और उस कड को चबा रही हो, तब ऐसे लगता है कि यहाँ पे देखो कि बिल्कुल अच्छे सोच रही है, बहुत ज्यादा सीरियस बात सोच रही है। तो इस चीज को देखते हुए च्यू द कड का मतलब निकाला गया टू थिंक स्लोली एंड केयरफुली अबाउट समथिंग, कि किसी चीज के बारे में स्लोली लेकिन बड़े ध्यान से शांति से किसी चीज के बारे में सोचना, इसका मतलब है। मीन्स टू बी स्ट्रोंग इन क्वांट यू शुड च्यू द कड ओवर इट्स कंसेप्ट, मतलब इसके कंसेप्ट के ऊपर आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, तब जाके क्वांट मजबूत होता है, ऐसे ही नहीं होता, सिर्फ क्वेश्चंस करने से नहीं होता, उसके कंसेप्ट्स भी देखने पड़ते हैं डीपली। डॉग इन द मैंगर, एक स्टोरी के अकॉर्डिंग एक कुत्ता था, वो एक मैंगर में लेटा हुआ था। मैंगर का मतलब है खोर। खोर मीन्स जहां पे जो पशु हैं वो चारा खाते हैं, जैसे ये कुत्ता है, ये यहाँ पे पशु चारा खाते हैं। तो कुत्ता तो चारा खाता नहीं, लेकिन जब भी वो बैल वगैरह गाय वगैरह उस मैंगर के पास आते तो कुत्ता भौंकता रहता, और एक दो पशु को उसने काट भी लिया था स्टोरी के अंदर। तो ये जो कुत्ता है इसको बोलते हैं ए डॉग इन द मैंगर। इसका मतलब एक ऐसा आदमी जो खुद तो उस चीज को यूज कर नहीं सकता, जैसे चारे को खुद तो ये खा नहीं सकता, लेकिन दूसरों को भी उस चीज को यूज ना करने दे। डॉग इन द मैंगर मतलब ना तो खुद इस चीज को वो यूज तो कर नहीं सकता और दूसरों को भी ना करने दे। मीन्स ए पर्सन हु डोंट लेट अदर्स इंजॉय व्हाट ही हिमसेल्फ कैन नॉट इंजॉय। अशोक is a dog in the manger because he hid the bicycle despite his leg had been plastered। मतलब अशोक की जो टांग है उसको प्लास्टर हो रखा है, उसने फिर भी बाइसिकल को छुपा दिया, खुद तो प्लास्टर के कारण चला नहीं पाएगा बाइसिकल, फिर भी छुपा दी कि कोई और भी ना चला पाए। फेबियन पॉलिसी, इसके पीछे रियल लाइफ स्टोरी है। एक पर्सन था जिसका नाम था फेबियस मैक्सिमस, ये है वो पर्सन, ये है उसका पुतला फेबियस मैक्सिमस। फेबियस मैक्सिमस हेड ऑफ आर्मी था रोमन्स की तरफ से, रोमन्स का किसी के साथ वार था दूसरे देश के साथ, उसको बोलते हैं सेकंड प्यूनिक वॉर। तो वहां पे फेबियस मैक्सिमस की जो आर्मी थी वो बहुत छोटी थी दुश्मन के सामने। तो फेबियस मैक्सिमस ने क्या किया, सीधे सीधे लड़ाई नहीं की, बल्कि जो एनिमी की जो फूड सप्लाई लाइंस थी उनको काट दिया, उनके पानी की सप्लाई को काट दिया। मतलब धीरे धीरे इसने क्या किया, आराम आराम से दुश्मनों की चीजों को खत्म कर दिया और दुश्मनों को धीरे धीरे हरा दिया। और इसी कारण इस फेबियस मैक्सिमस को फादर ऑफ गुरिल्ला वार भी बोलते हैं। और फेबियस के कारण यहां से नाम आया फेबियन। तो फेबियन पॉलिसी मतलब वो पॉलिसी जो फेबियस फॉलो करता था, उसका मतलब है कि ऐसी पॉलिसी जो स्लो हो, डेलिबरेटली स्लो पॉलिसी, मींस पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजंस। उस वक्त फेबियस मैक्सिमस के जो डिसीजंस थे वो सबने ओपोज किए थे कि ये क्या कर रहा है, जल्दी जल्दी सीधा लड़ ले। उनको पसंद नहीं आए थे, उनको उनको लग रहा था कि ये डर रहा है। तो वहां से यूज किया है कि जानबूझ के स्लो कर रहा है ये लोग, कि डेलिब्रेट स्लो पॉलिसी या पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजन मींस फेबियन पॉलिसी। इंडियन गवर्नमेंट ऑफिसेज फॉलो फेबियन पॉलिसी व्हेन इट कम्स टू वर्क्स ऑफ पब्लिक वेलफेयर। कि इंडिया की गवर्नमेंट में जब भी पब्लिक का काम करने का टाइम आए तो फेबियन पॉलिसी वो फॉलो करते हैं, स्लोली स्लोली चलते हैं, कई सालों में काम करते हैं।